सो गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टिल और फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बहुत प्यारी और बहुत ही प्रैक्टिकल बात यहाँ पर बोली गई है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोग जो है कोई एग्जाम के बारे में कमेंट करूं कि यह एग्जाम क्लियर कर ही नहीं सकते, ठीक है, आप लोगों को बोलो ये काम आप लोग कर ही नहीं सकते, आप लोगों को बोलो ऐसा आप लोगों से हो ही नहीं सकता, तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधे ये मतलब हो गया ना कि मेरे से वो काम नहीं हुआ है जिंदगी में, तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि आप लोगों को काम नहीं कर सकते। यानी कि मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम रही होंगी, कोई दिक्कत रही होंगी जिसकी वजह से मैं कोई काम कंप्लीट नहीं कर पाया, और मैं हर एक इंसान को ये बोलता फिरूँ कि यार तुम भी ये काम नहीं कर सकते, तो कैसा रहेगा? तो इससे क्या होगा? इससे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इंसान जो है जिससे खुद से वो काम नहीं हुआ, वो दूसरों को भी ये समझता है कि ये भी मेरे जैसे है, इससे भी नहीं होगा। तो इसलिए बोला जाता है कि हमेशा अपने जीवन में ना आप लोगों की खुद की परिभाषा होनी चाहिए और उसी को आप लोगों को स्वीकार करना चाहिए। कोई तीसरा आदमी आप लोगों को अगर बोलने लगे कि ये काम तेरे बस की है ही नहीं है, तो वो उसकी बेसिकली सोच है, ना कि आप लोगों की जिंदगी का एक तरीके से वो पर्पज बन गया, एक तरीके से आप लोगों की जिंदगी का वो नहीं कि उसी को मानकर आप लोगों का टारगेट बन गया, हाँ हमसे भी नहीं हो पाएगा, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। हमेशा दुनिया के जो परसेप्शन है वो चेंज होते रहते हैं। जो आप लोगों को बोलते हैं ना कि तेरे से काम हो ही नहीं पाएगा, जिस दिन आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा वो खुद ही आके बोलेगा कि हाँ यार मुझे पता था बचपन से ही बच्चा जो है बड़ा ही होशियार था, ठीक है, मुझे पता था एक दिन बहुत कुछ बड़ा करेगा। 3 डेट वाली बात नहीं हो, जैसे कहता है कि मुझे पता था एक दिन बहुत कुछ अच्छा करोगे, तो वही वाली बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो हमेशा यार जिंदगी में ना अपनी परिभाषा अपने आप सेट करो। कोई तुमको बोले कि ये तुम्हारे बस की नहीं बात है कि हाँ ठीक है देखते हैं, ठीक है, तो अपनी जिंदगी में अपने आप अपने हिसाब से अपने काम को करने की कोशिश करो। ये आप लोगों के लिए, आप लोगों की जिंदगी आप लोगों को मिली हुई है, किसी की एक तरीके से नहीं खैरात में नहीं मिली है कि सामने वाला डिसाइड करेगा आप लोगों की जिंदगी में क्या होना है। अगर ऐसे कुछ चल रहा है तो इसका मतलब आप लोग अपनी जिंदगी जी नहीं रहे हो, ठीक है। तो हमेशा अपनी जिंदगी में अपने खुद के डिसीजन रखो और अपने आप में बूता भी रखो। अगर कुछ गलत हो गया तो उसे एक्सेप्ट करो, हाँ मेरी ये गलती है। ये सबके बस की बात नहीं होती है। महात्मा गांधी जी के द्वारा माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ में जो एक्सेप्ट किया गया कि हाँ जिंदगी में ये मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं और ये जो गलतियां रही हैं इनसे मैंने सीखा है, वो आप लोगों को बहुत कुछ जिंदगी में सिखा के जाएगा। टाइम मिले तो पढ़िएगा जरूर, बहुत बड़ी शानदार किताब है, आप लोगों की जिंदगी में नई चीजें आप लोगों के सामने रखेगी, जिससे कि आप लोगों की जिंदगी आप लोग इंप्रूव करते हुए नजर आएंगे। काफी शानदार आज के डिस्कशन रहने वाला है, बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। एक एक आर्टिकल जो है काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा, बहुत सारी ऐसी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होगी जो कि आप लोग समझोगे। एक काम जरूर करिएगा, वीडियो कंप्लीट होने के बाद में थोड़ा सा टाइम लीजिएगा, लगभग 1 से 2 मिनट, और रिकॉल करना क्या आज आप लोगों ने कुछ नया सीखा है, ठीक है। अगर जो भी कुछ नया सीखा है तो उसको कोशिश करना जिंदगी में इंप्लीमेंट करने की, क्योंकि पढ़ाई का मतलब ये होता है कि आप लोग पढ़ाई के साथ साथ में अपनी जिंदगी को भी इंप्रूव करो हर एक डायमेंशन में, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस पढ़ाई कर ली और साइड में हो गए, ठीक है। आर्टिकल कई सारे काफी इंपोर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पर ये जो आर्टिकल है वैसे तो बाई इलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, पर लेकिन बाई इलेक्शन जो है कहाँ हो रहे हैं, किसके हो रहे हैं, कौन जीत के आ रहा है, कौन हार के आ रहा है, कोई एग्जाम में नहीं पूछता है। पर लेकिन बाई इलेक्शन क्या होते हैं ये तो पता होना चाहिए ना। कितनों को पता है? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। जब तक मैं आर्टिकल डिस्कस करूंगा तब तक आप लोग इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। इसी के साथ में रसिया और यूक्रेन के बारे में बात की जा रही है, आर्टिकल को इग्नोर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहां पर वही सारी बातें हैं जो चल रही हैं ऑलरेडी कि इंडिया को कमेंट करना चाहिए, इंडिया को क्रिटिसाइज करना चाहिए, इंडिया को न्यूट्रल रहना चाहिए, और रसिया और यूक्रेन का कोई भी आर्टिकल आए तो खत्म कर देना चाहिए आप लोगों को। रीजन ये कि जब कोई पूरा जो अभी कहानी चल रही है ना, ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में बैठ के अपने नोट्स तैयार कर लेना, उसके बाद में सारी चीजें आप लोगों के सामने होगी, ठीक है। अभी यहाँ पर हालांकि इसके बारे में कुछ मैं आप लोगों से बात करूंगा जब यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो कई सारी बातें अभी आप लोगों को जानने को मिलेगी। वैसे अगर देखा जाए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि रिवाइज आप लोग कराएंगे चीजें। 2+2 डील के बारे में बात की जा रही है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया और यूएसए के बीच में 2+2 डील अभी हुई है, उसमें कई सारी चीजों पर हम लोग बातें कर रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों को पता है S-400 डील चल रही है इंडिया और रशिया के बीच में, तो उसकी डिलीवरी काफी हद तक स्टार्ट हो चुकी है, तो उसके सिस्टम हमारे देश में आ रहे हैं, वो आप लोग देखते हैं। क्वाड के बारे में बात की जा रही है, इंडिया जो बेसिकली जापान, रसिया और ऑस्ट्रेलिया, ये सारे जो लोग हैं अब ऑलरेडी इंडिया में विजिट कर चुके हैं कि यूक्रेन को उसको रसिया को क्रिटिसाइज करो, पर हम लोगों ने नहीं किया है। तो इस तरीके से कई सारे मुद्दे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, वो हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक में ये सारी कंट्री आपस में मिलकर काम करती है, इंडिया और रसिया। फाइनेंस सिलेक्शन टास्क फोर्स के बारे में बात की जा रही है, जिसमें कि आप लोगों को पता है कि नॉर्मली क्या होता है, फाइनेंस सिलेक्शन टास्क फोर्स की जब भी बात आती है वो ये बोलते हैं कि इलीगल तरीके से कहीं पर भी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होनी चाहिए एक तरीके से, और इसी के साथ में जो पैसा हमारे देश से एक तरीके से नहीं, हमारे देश में कोई टेररिज्म फैलाने के लिए ला रहा है तो उसको भी रोकना है। हमारे देश में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में बात करते हैं हालांकि, तो सारी बातें समझाएगी है। यानी कि अगर आप लोगों को बोलूं कि आप लोग अगर ये आर्टिकल पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बेसिकली आप लोगों को बहुत सारी इधर उधर की बातें जानने को मिल जाएंगी। उन्हें कहते हैं एक तरीके से बहुत ही सारा इकट्ठा करके, अच्छा ये था ये था ये था, थोड़े थोड़े पॉइंट बहुत सारे बता रखे हैं, ठीक है। पर लेकिन सारे पॉइंट वो हैं जो ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करेंगे, ये एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है,
क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करें और सेंट्रल बैंक की जो डिजिटल करेंसी है उसके बारे में बात की जा रही है। समझेंगे काफी डिटेल में कि क्या क्या चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। अच्छे से कई सारी चीजें आप लोगों के सामने निकल कर आएंगी, ठीक है। 5G सर्विस के बारे में है, कुछ अभी इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। श्रीलंका में जो क्राइसिस चल रहा है, आप लोगों को पता ही है, श्रीलंका की खस्ता हालत हो चुकी है, वहां पर क्राइसिस चल रहा है, उससे इंडिया क्या सीख सकता है, ठीक है। तो वही बात है, चाणक्य साहब की दूसरों की गलतियों से हम लोग क्या सीख सकते हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पर बातें की जा रही है, ठीक है। इसको देखेंगे हल्का सा वीडियो के अंदर में। ये जो आर्टिकल है यहाँ पर, ये अभी हमारी कंट्री में आप लोगों को पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है 2020 में। जो तीसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी जो आप लोगों को याद रखनी है। पहली कब आई थी, दूसरी कब आई थी और तीसरी आई है 2020 में। पहली और दूसरी कब आई थी वो आप लोगों को बताना है। अभी ये बोला गया कि अपनी अलग से खुद से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाने की बात की जा रही है हमारी कंट्री में एक राज्य के द्वारा। वो राज्य कौन सा है, वो राज्य है बेसिकली तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु बोल रहा है कि अपनी खुद की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आएंगे, तो उससे कई सारे राज्य भी इस पैटर्न में चल सकते हैं। तो जो सेंटर की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बात है, बाकी देखते हैं जैसे नेशनल पॉलिसी रहेगी आगे समझेंगे फिर क्या क्या नया आया है, तो उसके बारे में हम लोग काफी कुछ जान पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो वो आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये जो नीचे आज का जो यहाँ पर बेसिकली ये है आप लोगों के सामने जो डेटा पॉइंट है, इसमें बेसिकली इन्फ्लेशन के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। महंगाई के बारे में बात की जा रही है, तो समझेंगे इसके बारे में। अगर ये इंटरेस्टिंग चीजें मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि नींबू का प्राइस जो है वो रिसेंटली अभी आसमान छू रहा है। तो कई सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है, ओनली नींबू का प्राइस आसमान नहीं छू रहा है, आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा नींबू के साथ साथ में आप लोगों को तरबूज और खरबूजा, ठीक है, ये भी देखने को मिलेगा, संतरा भी देखने को मिलेगा और कोकोनट। तो ये सारे प्राइस जो हैं वो आसमान छू रहे हैं फिलहाल के टाइम पर लेकिन नींबू ने तो भाई साहब इतना काम कर दिया। मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। नीचे गया था बेसिकली मैं सब्जी वगैरह लेने, तो नॉर्मली क्या होता है जैसे कि नहीं होता है कि जैसे मार्ट वगैरह होता है वहां से अपना नींबू उठा लिया, ठीक है, ऑनियन प्याज वगैरह सारी उठा लिया अपना, रखने के बाद में फिर क्या होता है अपना चलो ठीक है प्राइस कर दिया, ठीक है। तो ध्यान नहीं दिया मैंने नींबू का प्राइस कितना था। तो मेरे पड़ोस में एक लड़का खड़ा होता है, भैया नींबू क्या, उसने मतलब मेरे से पहले पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो उसने बोला कि यार ये क्या है, मैंने सेब थोड़ी खरीदा भाई, नींबू खरीदा। कह रहा है भाई साहब नींबू खरीदा है, कह रहा है बड़े बड़े होटल में जो है वो नींबू देना बंद कर दिया लोगों ने, ठीक है। बेसिकली नींबू की जगह कुदोरी चल रहा है। जो गन्ने का रस आप लोग पीते हैं ना, गन्ने के रस वाले ने नींबू हटा दिया और पुदीना डालना स्टार्ट कर दिया। क्या बोल रहे हैं कि भाई साहब इतने का तो तुम गन्ने का रस नहीं पी रहे हो जितने का यहाँ पर नींबू है, ठीक है। नहीं 10 रुपए का आप लोगों ने गन्ने का रस पिया, 10 किया 12 15 का जितने का भी हुआ, ठीक है। और नींबू अकेला यहाँ पर 10-12 रुपए का आ रहा है। तो कह रहा है भाई साहब या तो नींबू ले लो या फिर गन्ने का रस ही ले लो। तो ये कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इतना महंगा आखिर ये क्यों चल रहा है, अभी फिलहाल इसके बारे में आप लोगों से बातें करूंगा थोड़ी सी। और इन्फ्लेशन जो है रिसेंटली अभी बढ़कर काफी हाई लेवल पर हो गया, इवन रूरल इन्फ्लेशन भी काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ रहा है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें, देखिए 2 तरीके से इन्फ्लेशन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। एक तो होलसेल प्राइस के हिसाब से हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है, और दूसरा जो हम लोग काउंट करते हैं दोनों आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं। तो कंज्यूमर के लेवल पर जो चेक होता है उसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, और होलसेल पर जो चेक होता है जो कि यहाँ पर उसको हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। होलसेल वाला एक बार को अच्छा खासा बढ़ जाता है, समझ में आता है, पर कंज्यूमर प्राइस वाला बढ़ रहा है, वो एक जो लिमिट है यहाँ पर 4 + -2 उसके एक्स्ट्रा हो चुका है वो, तो उसकी वजह से दिक्कत देखने को मिल रही है। तो उसी के बारे में बार बार यहाँ पर बातें की जा रही है। तो अभी कंडीशन क्या है कि ये बोला गया कि नींबू है कुछ दिनों में जो है सुनार की दुकान में मिलेंगे। वो क्यों बोला गया, वो इसलिए बोला गया कि नींबू का जो प्राइस है ना फिलहाल वो आसमान छू रहा है। नॉर्मली नींबू जो है आप लोगों ने देखा होगा 3-3, 4-4 रुपए में चलो आ जाता है, अभी जो है 10-10, 15-15 रुपए का एक नींबू मिल रहा है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। अभी यहाँ पर उसने ये बोला कि भाई साहब जो दुकान वाला था, मैंने कई सारी बातें पूछी उससे, मैंने ऐसा क्या हो गया, तो ये बोल रहा है कि पहले जो नहीं थे गांव के सामने नहीं सॉरी दुकान के सामने जो नींबू वो लटकाया करते थे उसमें मिर्च के साथ में कि नजर ना लगे, कह रहा है नींबू हटा दिया, मिर्च लटकी हुई है वहां पे नींबू लगाना स्टार्ट बंद कर दिया उन्होंने। कह रहे हैं कि भाई साहब इतनी नजरें कहां से बचाएंगे। तो इशू ऐसा क्या देखने को मिला, देखिए सबसे बड़ा तो एक कॉमन इशू आप लोगों को समझ में आ रहा है यूक्रेन वार का। आप लोग बोलेंगे यूक्रेन वॉर से नींबू महंगा हो गया, ये क्या फालतू की बात है। जी हाँ, फालतू की बात नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। रीजन क्या है, रीजन ये कि जैसे यूक्रेन वॉर चल रही है उसकी वजह से क्या हो गया, रसिया और यूक्रेन की वॉर से जो पेट्रोल और डीजल ये जो इनके प्राइस है काफी ज्यादा बढ़ गए। ये क्या होते हैं, ये क्रूड ऑयल होते हैं, कच्चा तेल, ये हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं। तो इनका प्राइस बढ़ने की वजह से यहाँ पर जो सामान लाने और ले जाने की कॉस्ट है वो बढ़ गई। मान लीजिए कल को आज की डेट में आप लोग कश्मीर से एप्पल लेकर आ रहे हैं, अखरोट लेकर आ रहे हैं, ये एप्पल और अखरोट कहां से आ रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं, और बेचे कहां पर जा रहे हैं, मान लीजिए साउथ में जाकर तमिलनाडु में बेचे जा रहे हैं। अब लाने ले जाने का कॉस्ट कुछ तो पड़ेगा ना इनका, अब वो कॉस्ट जो है वो अपनी जेब से तो भरेंगे नहीं, किससे लेंगे, कस्टमर से लेंगे जो उनको खरीदेगा। तो यही यहां पर फंडा देखने को मिल रहा है।
जो नींबू है, अगर आज के डेट में आप लोग कहां पर रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, बिहार में रह रहे हैं, या जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं, इन सारे एरिया में अगर आप लोग रह रहे हैं आज के डेट में, और नींबू कहां से आता है, नींबू आता है, मैं आप लोगों को मैप दिखाता हूं, 1 मिनट, आप लोग समझ पाएंगे और अच्छे से चीजों को। मैप कहां गया, 1 सेकंड। तो आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं, सबसे ज्यादा हमारा जो देश में नींबू आता है वो आता है आंध्र प्रदेश से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा नींबू आते हैं आंध्र प्रदेश से, दूसरे नंबर पर आते हैं महाराष्ट्र से, ठीक है, तीसरे नंबर पर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे गुजरात से, गुजरात में भी अच्छे खासे नींबू होते हैं। चौथे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा उड़ीसा में, उड़ीसा में चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा नींबू होते हैं, ठीक है, और फिर 5वें नंबर पर है तमिलनाडु। अब आप लोग यहां पर ये सोचिए, अगर यहां पर आप लोगों के सामने एक लाइन खींच दी जाए, तो ये सारे जो भी राज्य हैं, ये हमारे जो बेसिकली जो ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर आप लोगों को देखने को मिलती है, सारे उससे नीचे हैं। तो कल को चलकर अगर आप लोग दिल्ली में है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, पंजाब में है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर लद्दाख कहीं पर है, और या फिर नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में है, तो नींबू लाने और ले जाने का कॉस्ट भी पड़ेगा। तो एक तो सबसे बड़ी बात हो गई, कॉस्ट की वजह से नींबू काफी ज्यादा महंगा हो गया, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहां पर ये देखने को मिलेगा कि पिछले साल जो मानसून था उसकी वजह से भी यहां पर नींबू पर काफी इम्पैक्ट पड़ा। क्यों? क्योंकि जब यहां पर बारिश का इंपैक्ट काफी ज्यादा पड़ता है, खासकर आप लोगों ने नॉर्मली नींबू देखा होगा, नींबू को अगर आप लोग गीली जगह पर रखोगे तो गलने सड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो मॉनसून का काफी खतरनाक इंपैक्ट पड़ता है, बारिश थोड़ी ज्यादा हो जाए तो नींबू जो होते हैं वो गलने सड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, उसकी वजह से भी यहां पर दिक्कतें निकल कर आ रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। लगभग 45,000 हेक्टेयर रीजन में आंध्र प्रदेश में नॉर्मली नींबू उगाए जाते हैं। तो नींबू जो है अभी महंगे हो रहे हैं, उसका रीजन बहुत बड़ा सप्लाई, एक तरीके से चेन में इंटरप्शन आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि डिमांड और सप्लाई की जब बात आती है तब आप लोगों को ये चीज देखने को मिलेंगी। यानी कि आज की डेट में नींबू जो है वो लोगों की लाइफ का पार्ट बन चुका है। हर एक इंसान जो है वो नॉर्मली नींबू यूज करता है। कोई जैसे मुझे काफी अच्छा लगता है अगर दाल में नींबू डाल के खाया जाता है, ठीक है, नॉर्मली आप लोग भी देखते हैं, एक टेस्ट बढ़ा देता है, ठीक है, प्याज वगैरह काट ली, उस पर नींबू नमक डाल दो तो एक अलग ही टेस्ट आ जाता है खाने का। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। और मीम्स जो है वो इतने बन रहे हैं, पेट्रोल का प्राइस है मान लीजिए यहाँ, और नींबू का प्राइस है ये, यानी कि नींबू के प्राइस ने पेट्रोल के प्राइस को थप्पड़ जड़ दिया, यानी कि पेट्रोल का प्राइस जो है वो नीचे रह गया, नींबू का प्राइस जो है वो इतना महंगा पड़ गया। अभी यहाँ पर ये बातें की जा रही है। और इन्फ्लेशन जो है यहाँ पर 14.55 आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये आर्टिकल भी है आज के ही न्यूज़पेपर से। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जब जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तब तक आप लोगों को यहाँ पर ये कंडीशन देखने को मिलेगी कि लोगों के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आता है। तो इसके बारे में कई सारे आर्टिकल भी हैं और आप लोगों को आज का जो बेसिकली यहाँ पर जो डेटा पॉइंट है उसमें भी देखने को मिलेगा। तो ये सारी जो चीजें हैं यहाँ पर ये इस इन्फ्लेशन के बारे में बेसिकली बता रही है कि यहाँ पर इन्फ्लेशन कैसे कैसे बढ़ रहे हैं। और मैंने अभी आप लोगों को बताया ऐसा नहीं है एक ही प्रोडक्ट का बढ़ रहा है, यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट के यहाँ पर जैसे यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये सारे प्रोडक्ट हैं और यहाँ पर भी यही बताने की कोशिश की गई है। दूध, चावल, वीट, ये अभी फिलहाल ऐसा नहीं हमारे ही देश में बढ़ रहे हैं, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में बढ़ रहे हैं भाई साहब। इन्फ्लेशन जो है वो एक बेसिक चीज बन चुकी है। अभी कुछ दिनों पहले अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था, आप लोगों को पता है महाराष्ट्र के अंदर में कई सारे कमेंट किए जा रहे हैं कि अजान के टाइम पर हनुमान चालीसा बजाया जाएगा और वो सारी चीजें। तो उसमें अभी जो महाराष्ट्र के जो लीडर हैं यहाँ पर गवर्नमेंट के, उनके द्वारा ये बोला गया कि ये छोड़कर अगर अपोजिशन वाले ये सोचे कि इन्फ्लेशन को कैसे कम करना है, महंगाई को कैसे कम करना है, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा एज कंपेयर टू ये फालतू की बातें की जा रही हैं। अभी यहाँ पर जो प्राइस बढ़ रहे हैं उसकी वजह से क्योंकि लोगों के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ रहा है। अब यहाँ पर प्राइस बढ़ने का फायदा और नुकसान क्या होता है अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो ये 3 पॉइंट तो आप लोगों को मैं हमेशा ही बताता हूं। जैसे डिमांड बढ़ गई मार्केट में तो प्राइस बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उस प्रोडक्ट की कमी हो जाएगी। इसी के साथ में कॉस्ट, जैसे कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, डीजल का प्राइस बढ़ गया, अब सामान लाने ले जाने का प्राइस बढ़ गया, तो यहां पर कॉस्ट बढ़ गई चीजों की। इसकी वजह से यहां पर क्या हो गया, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया। सबसे ज्यादा खतरनाक होता है इकोनॉमी पर, सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट जो होता है वो इसी का होता है। यहां पर बुलेटिन इन्फ्लेशन होता है। आप लोगों की सैलरी बढ़ गई, आप लोगों ने अच्छी खासी कोई चीज खरीदना स्टार्ट कर दी मार्केट में और बहुत सारे लोगों की सैलरी एक साथ में बढ़ गई, तो इसका फायदा देखने को मिलेगा ग्राउंड लेवल पर। तो ये एक तरीके से आप लोगों को यहां पर अच्छा देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को कंपेयर कर सकते हैं। पर लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं, जैसे 4+-2 है इन्फ्लेशन, अगर आप लोग कंट्रोल करना है तो हमारे देश में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जिसको आप लोग एमपीसी बोलते हैं। इसको टारगेट दिया गया कि इन्फ्लेशन आप लोगों को कंट्रोल करना है। और इन्फ्लेशन जो है यहाँ पर कंट्रोल करने का इसको जो टारगेट निकल कर आया, ये एक कानून है हमारी कंट्री में जो लाया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 1934 का। तो इसके चलते इनको बोला गया कि आप लोगों को यहाँ पर कंट्रोल करना है। तो इनको जब कंट्रोल करने की बात आई तो यहाँ पर बोला गया 4+-2 आप लोगों को कंट्रोल करना है। यानी कि 2 से तो इन्फ्लेशन कम नहीं होना चाहिए और 4 से बेसिकली 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 रह जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ पर 2 से भी कम हो गया तो फिर किसानों की क्या हालत होगी, जो नींबू उगा रहे हैं उनको तो प्राइस ही नहीं मिलेगा, तो नींबू उगाना बंद कर देंगे। और सोचिए जो यहाँ से अगर आगे बढ़ गया, ठीक है, तो इससे क्या होगा, कस्टमर नहीं खरीद पाएगा, फिर वो क्या करेगा, वो नींबू की जगह पुदीना खाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। तो कंडीशन अब यहाँ पर यह कि एक बैलेंस बनाना जरूरी है। तो इसी के बीच में अगर रहेगा, बेचने वाले को फायदा है और खरीदने वाले को फायदा है।
कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में तब चलता है जब वो ऐसा रहे कि खरीदने वाला भी खुश रहे और बेचने वाला भी खुश रहे। अगर दोनों में से एक भी दुखी रहेगा तो फिर प्रोडक्ट के ऊपर मार पड़ने वाली है। ऐसी चीजें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा यहाँ पर इसके बारे में फंडा। बाकी बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जैसे आरबीआई के बारे में, वो सारी चीजें वो मैंने डाल दी यहाँ पर स्लाइड में, आप लोग इनको देख लेना। वो इन्फ्लेशन के बारे में जब भी आती है मैं आप लोग को बता देता हूँ, थोड़ा सा रिवीजन हो जाता है आप लोग का, तो इसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। बाकी डेटा पॉइंट जो भी है ये भी मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, और इसी के साथ में आज का जो क्विज है ये भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ये अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो इनके बारे में आज का क्विज आप लोग को देखने को मिलेगा। कल का जो क्विज है उसके आंसर भी आप लोगों के सामने है। ये सारे ये पिक्चर किसकी है ये आप लोग को पहचाननी है, क्योंकि डेली यहाँ पर एक पिक्चर आती है, उसे बोलते हैं पहचानो कौन। जैसे कल की पिक्चर है उसका भी यहाँ पर आप लोग यहाँ पर आंसर दे दिया जाता है इनके द्वारा, जो लास्ट वाला विजुअल होता है। तो यहाँ पर यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी कल की पिक्चर में, वो लुम्बिनी नेपाल के बारे में बातें कर रही थी। तो ये जो क्विज होता है ना, ये हिंदू के द्वारा लाया जाता है डेली। इस क्विज में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 5 6 7। अगले दिन जो होता है नेक्स्ट डे के जो बेसिकली लास्ट डे के आंसर भी आप लोगों को मिल जाते हैं, ठीक है। और जो कोई हिंदी मीडियम भाषी हैं, ऐसे एसएलवी फैमिली मेंबर जिनको हिंदी से प्रॉब्लम होती है, बेसिकली इंग्लिश से प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए बेसिकली आप लोगों को पता है यहाँ पर मैं ऑलरेडी हिंदी में भी आप लोग क्विज दे देता हूँ। बेसिकली कहाँ, एक सेकंड, ये देखिए एसएलवी पीडीएफ पर जब आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को मैं कई सारी चीजें पोस्ट करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आंसर हो गया, आप लोग हिंदी में क्विज पोस्ट कर देता हूँ, उसके आंसर भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाते हैं। तो दोनों बच्चों के लिए सही है, जो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉलो कर रहे हैं, तो आप लोगों को फायदा है। कल मैंने इंग्लिश का सेशन नेक्स्ट डाला था यहाँ पर, जो 11वां सेशन था, वो किस किसी ने देख लिया, इसको आप लोग जरूर देखना, इससे आप लोगों की इंग्लिश भी थोड़ी सुधरती है, आप लोगों को नजर आएगी, ठीक है। और इसी के साथ में वर्ल्ड हेरिटेज जो डे भी था, जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें, आप लोग इनको देखेगा अच्छे से। बाकी कुछ और पॉइंट बताता हूं जिससे आप लोग कुछ और बातें अपनी जो जिंदगी में ऐड कर पाएंगे। ये है यहाँ पर न्यूज इन नंबर, ठीक है। न्यूज इन नंबर आप लोगों को ऐसे बता देता है कि जैसे चल क्या रहा है देश दुनिया में, कुछ कुछ ऐसी बातें बता देता है। जैसे अभी यहाँ पर बात की जा रही है हमारे देश से अफगानिस्तान को, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अफगानिस्तान में हमारे देश से बेसिकली गेहूं वगैरह अनाज वगैरह भेज रहे हैं। तो अभी यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन है वो यहाँ पर रखा गया था 21 मार्च तक भेज पाएंगे, तो अभी उसको एक्सटेंड किया गया। तो पाकिस्तान के द्वारा बोला गया कि हमने जो लिमिट है एक्सटेंड कर दिया कि इंडिया हमारे थ्रू अफगानिस्तान में गेहूं एक्सपोर्ट सेंड कर सकता है। तो यहाँ पर 50,000 मैट्रिक टन भेजने की बात की जा रही है। तो उसी के बारे में तो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर हम लोग ये गेहूं जो है वो अफगानिस्तान को भेज रहे हैं, वाघा बॉर्डर के थ्रू होते हुए, जो कि इंडिया और पाकिस्तान में आप लोग को देखने को मिलेगा। वाघा बॉर्डर जो है इंडिया और पाकिस्तान में तो है, पर लेकिन हमारी कंट्री में कौन से राज्य में है वाघा बॉर्डर, ठीक है। राजस्थान के अंदर में है, पंजाब के अंदर में है, गुजरात के अंदर में है, ये आप लोगों को बताना है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को ये बताना है कि सबसे ज्यादा हमारी कंट्री में पाकिस्तान के साथ में कौन सा राज्य बॉर्डर टच करता है, ठीक है। यानी कि राजस्थान करता है, गुजरात करता है, पंजाब करता है, जम्मू या फिर लद्दाख करता है, कौन सा करता है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये एरिया आप लोगों को पता होने चाहिए। छोटी छोटी बातें यार, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं तो ऐसा लगता है यार काश थोड़ा सा और पढ़ लिया होता, तो इसलिए छोटी छोटी बातें आप लोग नोट डाउन करते रहा करो, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर हमारी कंट्री में एक अथॉरिटी है जिसका नाम है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये तो एक न्यूज हो गई, यह है न्यूज नंबर 2। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है यहाँ पर ये बेसिकली अभी क्या कर रही है, 1.28 करोड़ रुपए अमाउंट इनके द्वारा सैंक्शन किए गए कि हमारी कंट्री से 30 खिलाड़ी जो कि रेसलर है यानी कि पहलवान है वो जाएंगे, जिसमें रवि दहिया और बजरंग पूनिया भी ओलंपिक मेडलिस्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब कहां पर जा रहे हैं, यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है आप लोगों को, तो ये सीनियर एशियन चैंपियनशिप आप लोगों को देखने को मिलेगी मंगोलिया के अंदर में, ठीक है। तो यहां से एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए पूछा जा सकता है कि सीनियर एशियन चैंपियनशिप जो है वो कहां पर हो रही है, क्योंकि हमारे पहलवान अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, खासकर जब एशिया के बारे में आप लोग बात करते हैं, तो यहां से आप लोगों को रिजल्ट नजर आएगा, तो क्वेश्चन बन जाए तो याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने है। बाकी आगे चलकर आप लोगों के सारे जो गेम होते हैं ये इनके बारे में कई बार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो थोड़ा सा हल्का सा आइडिया आप लोगों को इसके बारे में रखना है, ठीक है। बाकी ये काफी डिफरेंट सी न्यूज है। यहाँ पर रसिया के अंदर जैसे यहाँ पर अभी सैंक्शन लगाए जा रहे हैं यूक्रेन की वॉर की वजह से, तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, रसिया के अंदर जो है लोगों की जॉब जा रही है। मतलब क्या है, मतलब आप लोगों को थोड़ा सा उदाहरण देकर समझाऊंगा। जैसे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में जब आर्टिकल 370 और 35A के अंदर चेंज किए गए, उस टाइम पर क्या हुआ, बहुत सारी आईटी कंपनी जो थी उन्होंने काम करना बंद कर दिया। बहुत सारे प्रोफेशनल ऐसे थे जो कि वहां पर आईटी कंपनी में काम कर रहे थे, तो इंटरनेट बंद हो गया तो वहां पर सारी चीजें बंद हो गई। ऐसी कई सारी चीजें रहती है जब यहाँ पर कोई कंट्री में दिक्कतें देखने को मिलती है, तो बहुत सारे इश्यूज आप लोगों के सामने निकल कर आते हैं। क्या आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर मतलब यूक्रेन में और रशिया की लड़ाई की वजह से हमारे यहाँ नींबू महंगे हो गए, समझ रहे हैं आप लोग ये क्या कंडीशन है। तो इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर कि क्या सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये काफी एक बुरी कंडीशन है, ऑल ओवर वर्ल्ड पर उसका इंपैक्ट पड़ता है, बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर इसमें बात की जा रही है, चाइनीज जो लोग हैं काफी ज्यादा बदतमीजी काट रहे हैं हमारे देश में आकर। मतलब कई सारे चाइनीज लोग हमारे देश में गिरफ्तार किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों? क्योंकि इलीगल तरीके से यहाँ पर काम करते हुए वो नजर आ रहे हैं।
तो अभी यहाँ पर हालांकि सिंगापुर हो गया, यूके हो गया, ताइवान, यूएसए, इसी के साथ में साइप्रस, यूएई, साउथ कोरिया, बहुत सारे लोगों के लोग पकड़े गए, पर सबसे ज्यादा जो लोग यहाँ पर पकड़े गए हैं वो पकड़े गए हैं यहाँ पर चाइनीज लोग। तो यहाँ पर ये काफी उल्टी सीधी हरकतें यहाँ पर करें। इकोनॉमिक ऑफेंसिस जो विंग्स है उनके द्वारा यहाँ पर ये बातें बताई गई कि चाइना की जो लोगों की बदतमीजी है वो यहाँ पर बढ़ती हुई जा रही है। तो ये बातें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, ये नेक्स्ट आर्टिकल जो यहाँ पर ये बेसिकली गेहूं के बारे में बात करें। इस सारी के बारे में मैं थोड़ा सा वीडियो के एंड में आप लोगों से बात करूंगा। गेहूं के बारे में कई सारी और भी बातें आप लोगों को बताऊंगा, और भी कई सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, तो ये वीडियो के एंड में आप लोग अच्छे समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये न्यूज इन नंबर होती है जो कि टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के अंदर आता है, तो एक ओवरव्यू आप लोगों को मिल जाता है कहां कहां पर क्या चल रहा है। तो अच्छा ये तरीका है यहाँ पर न्यूज को कवर करने का, वो भी नंबर की हेल्प से। ठीक है, तो आप लोगों को पता भी चल जाता है और कुछ नंबर्स का पता चल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों के सामने बाईपोल। बाईपोल को आप लोग बोलते हैं हिंदी में उपचुनाव। इलेक्शन के साथ में आप लोग कंपेयर इसको कर सकते हैं बेसिकली जीएस पेपर 2 के अंदर में। अभी आप लोगों ने कई बार सुना होगा बाईपोल हो रहे हैं, बाईपोल के रिजल्ट आ गए, ये पॉलिटिकल पार्टी जीत गई, पर लेकिन रियलिटी में यहाँ पर इनको और भी कई नाम से जानते हैं, जैसे कि बाईपोल हो गया, उसी के साथ में स्पेशल इलेक्शन हो गया, यानी कि विशेष चुनाव भी आप लोग यहाँ पर इनको बोल सकते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ऐसा नहीं हमारे देश में होते हैं यहाँ पर, जैसे कि बाईपोल को यहाँ पर स्पेशल इलेक्शन बोला जाता है यूएसए के अंदर में, इसी के साथ में फिलीपींस के अंदर में, और इंडिया के अंदर इनको बाईपोल बोलते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। होता क्या है बेसिकली, अगर आप लोगों से बोला जाए, जैसे हमारी कंट्री में 2014 में इलेक्शन हुए, ठीक है, अभी यहाँ पर फिर 2019 में इलेक्शन हुए, अभी यहाँ पर हमारी कंट्री में 2024 में इलेक्शन होंगे। तो ये जो जनरल इलेक्शन होते हैं, इन इलेक्शंस के बीच में क्या होता है, कई सारी उल्टी सीधी हरकतें देखने को मिलती है। जैसे किसी की डेथ हो गई यहाँ पर, चलिए तो उसके हाथ में नहीं थी, किसी ने गोली मार दी, उसकी वजह से मर गया, वो एक तरीके से गलत चीजें हो गई। पर लेकिन किसी के ऊपर क्रिमिनल का चार्ज लग गया, किसी ने रेप का चार्ज लग गया, किसी के ऊपर मर्डर का चार्ज लग गया, तो उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होती है वो छोड़नी पड़ती है। तो जैसे अनटाइमली डेथ हो गई, या फिर यहाँ पर क्रिमिनल जो बेसिकली कन्विक्शन में पाया गया वो इंसान, तो यहाँ पर ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अपराधी या फिर जो मृत्यु उसकी होगी, तो उस टाइम पर वो सीट खाली होगी जिस सीट से वो इंसान लड़ा था। अब कोई भी हो, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, यानी कि चाहे सांसद हो, चाहे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए, ठीक है, एमएलए हो तो इसको बोलते हैं विधायक। तो चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, अब कोई भी अगर किसी की डेथ हो जाती है, वो सीट खाली होगी, अब उस सीट पे यहाँ पर कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अगर कोई रिप्रेजेंटेशन उस सीट पर नहीं रहेगी तो कैसे काम चलेगा। तो मुद्दा यहाँ पर ये रहता है कि उस सीट पर कोई अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगी तो लोगों की रिप्रेजेंटेशन नहीं है ना, इसका मतलब उस एरिया के लोग जो है पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को। तो इसका मतलब ये बोला था कि जल्दी से जल्दी उपचुनाव करवाइए ताकि उस सीट को फिल किया जा सके, अगर पास में इलेक्शन नहीं है तो कोई भी सिंगल पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को भरने के लिए यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं, जबकि जनरल इलेक्शन जो होते हैं वो पूरे देश में होते हैं। तो ये आप लोगों को याद यहाँ पर रखना है। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर ये इलेक्शन किसके बेस पर कराए जाते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर बात करता है बाई इलेक्शन के बारे में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 है, जो कि यहाँ पर बोलता है कि जब भी सीट खाली हो जाए तो विद इन 6 मंथ आप लोग यहाँ पर इलेक्शन होने चाहिए। ठीक है, पर लेकिन कई बार कंडीशन देखने को मिलती है कि अगर यहाँ पर जिस इंसान के लिए इलेक्शन कंडक्ट करा रहे हैं, पता चला कि यहाँ पर इज नॉट लेस देन 1 ईयर, ठीक है, यानी कि लेस देन 1 ईयर टाइम बचा हुआ है, तो फिर थोड़ा सा और रुक जाओ, फिर तो जनरल इलेक्शन के साथ में इलेक्शन हो जाएंगे। रीजन क्या रहता है, देख कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि पैसा बहुत लगता है इलेक्शन के अंदर में, तो यहाँ पर वो इशू देखने को मिलते हैं। और अगर सेंटर और स्टेट को लगता है कि इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराए जाएंगे, जैसे कोविड-19 के टाइम पर कई जगह इलेक्शन जो थे वो नहीं कंडक्ट कराए गए, तो इसके चलते भी इशू देखने को मिलता है कि हाँ चलो थोड़ा रुक जाते हैं। तो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है मिलकर भी यहाँ पर टाइम फ्रेमवर्क लग सकते हैं कि कैसे काम चल रहा है। तो ये वाला मुद्दा आप लोगों के लिए यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1951 है उसके बारे में याद रखिएगा। देखिए, जनता के लिए जो कानून है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, यानी कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम एक्ट, यह 1950 का। ठीक है, पर लेकिन जब आप लोग बात करते हैं यहाँ पर जो नेता लोग होते हैं उनके लिए रहता है 1951 का। तो इसको लेकर आप लोगों के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ये तो हो गई नॉर्मल बातें। एक और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगा, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इलेक्शन कंडक्ट कराने की जब बातें आती है यहाँ पर, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा एक और रीजन है जिसमें बाई इलेक्शन होते हैं। मरने की वजह से हो गया, क्रिमिनल चार्जेस की वजह से हो गया, या पॉलिटिकल पार्टी छोड़कर जा रहा है, वो सब चीजें कई बार उनको बर्खास्त कर दिया जाता है, वो अलग चीजें हैं। पर लेकिन यहाँ पे एक और मुद्दा है, जब कोई एक इंसान 2 सीट से इलेक्शन लड़ता है, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे मैंने बोला था ना, 2 जगह से आप लोग डिग्री ले सकते हो, तो वही फंडा है, जब 2 जगह से सीट लड़ सकता है कोई इलेक्शन। तो 21 आर्टिकल में बोला गया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके ऊपर स्टार लगा लेना आप लोग। तो ये 101 है, यानी कि 101 रुपए का कन्यादान जब यहाँ पर करते हैं, तो ये इसके बारे में बात की जाती है कि इंसान जो है वो 2 जगह से इलेक्शन लड़ सकता है। तो अगर एक सीट पे इलेक्शन लड़ेगा तो एक ही रखनी है उसको, दूसरी खाली करनी पड़ेगी। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो विद इन 14 डेज जो है उसको रिजिग्नेशन देना पड़ता है एक सीट से, तो वो खाली हो जाते हैं फिर। तो फिर वहां पर आप लोगों को बाई इलेक्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है,
तो ये भी एक मुद्दा है जिसकी वजह से बाई इलेक्शन होते हैं। तो अगर ये पॉइंट भी आप लोगों से दे दे, जब क्वेश्चन पूछा जाए, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दे दी और ये भी एक क्वेश्चन डाल दिया, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, यार ऐसा भी कुछ है। जी हाँ, ऐसा भी कुछ नहीं है, ऐसा भी बहुत कुछ है, ठीक है। अभी जब मैंने आप लोग को डिग्री वाला वो पढ़ाया था कि 2-2 डिग्री आप लोग ले सकते हैं, एक बच्चा कह रहा है कि सर मान लीजिए एक इंसान जो है वो 2 बीटेक करना चाहता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से और कंप्यूटर साइंस से, ठीक है। अब ये समझिए यहाँ पर वो इंसान जो है अगर 2 डिग्री लेना चाहता है, फिर कोई दूसरी डिग्री कोई भी दूसरी होगी, तो उसको पैसे तो दोनों के देने पड़ेंगे। मैंने कहा यार ये तो देखो करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बारे में तो इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है कि हाँ, मतलब एक तरीके से यहाँ पर इवन बात करें तो ये जो इलेक्शन लड़े जाते हैं तो इनसे भी उसका हर्जाना भुगतना पड़ता है इनका, ठीक है। ये समझ सकते हैं आप लोग। तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा, तो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से आप लोग देख सकते हैं। इसमें तो देखिए यार, ये तो रूल है सबके लिए है, आप लोग अगर वो सीट भर रहे हैं तो पैसे तो उसके देने पड़ेंगे, तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो ये तो एक अलग मुद्दा हो गया, उसके बारे में तो मैं क्या ही बात करूँ, ओके। तो ये बेसिक चीज़ है जिसके बारे में आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हम लोगों ने देख ली, अभी एक तो इन्फ्लेशन के बारे में बातें कर ली और दूसरा आप लोगों का यहाँ पर ये हो गया, और दूसरा हम लोगों ने न्यूज़ इन जो नंबर्स देख लिए, ठीक है। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट आर्टिकल की ओर लेकर चलता हूँ। ये आर्टिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, कई सारे इश्यूज आप लोगों को समाज में देखने को मिलते रहते हैं, तो आप लोग समझ पाएंगे। अभी जो सबसे बड़ा इशू निकल कर आ रहा है वो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में। अभी ये जो आर्टिकल यहाँ पर निकल कर आया है, इसमें बेसिकली जो क्रिप्टो करेंसी है और जो यहाँ पर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, उनमें कंपेयर किया गया कि लोगों को लगता है दोनों सेम है। कह रहा है कि दोनों सेम कैसे हो सकते हैं, दोनों अलग है यहाँ पर। तो अरुण कुमार साहब के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया, ये इनकी एक किताब भी है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों से कई बार बुक से रिलेटेड बन जाते हैं। इंडियन इकोनॉमी ग्रेटेस्ट क्राइसिस, इंपैक्ट ऑफ द कोरोना एंड द रोड अहेड, ठीक है, 2020। तो ये इनके द्वारा किताब लिखी गई है, तो इसके बारे में याद रखिए, किताब के बारे में क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ बातें बताऊंगा, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। जीएस पेपर 3 के अंदर भी आप लोग इसको इंक्लूड करके चल सकते हैं। और रेगुलरली मैं आप लोग को 2 क्वेश्चन देता हूं लिखने के लिए। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहाँ पर आप लोग को अटेम्प्ट करना है। अगर पूछोगे कहां पर अटेम्प्ट करना है, तो टेलीग्राम के 3 ग्रुप हैं, एक तो है सेलिपीडिया जहां पर नोट्स मिलते हैं, दूसरा यहाँ पर वीर तालियान के नाम से। यहाँ पर रेगुलरली आंसर लिखते हैं, 64,000 बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं और रेगुलर 2 क्वेश्चन पोस्ट आप लोगों को यहाँ पर करता हूं मैं। देखिए जिंदगी में ना वही इंसान आगे बढ़ता है जो रेगुलर प्रैक्टिस करता है, ठीक है। चाहे कोई भी हो, इलोन मस्क को ले लो आप लोग, रोनाल्डो को ले लो, विराट कोहली को ले लो, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम सर को ले लेते उस टाइम पर। वो इंसान अपने काम के लिए इतने डेडिकेटेड थे कि उनका कोई एक तरीके से सानी नहीं था, उनका कोई एक तरीके से कॉम्पिटिटर नहीं था, वो अपने ही खुद के कॉम्पिटिटर थे। अपनी जिंदगी में अपने खुद के कॉम्पिटिटर बनो, जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ोगे। तो हमेशा ये नहीं कि कोई लिख रहा है नहीं लिख रहा है, आप लिखो। जैसे कुछ बच्चे ऐसे जिनको मैं रेगुलरली देखता हूं, चाहे कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, उनका आंसर जो है वो टाइम पर आ जाता है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देखोगे, तो अगर आप लोग नहीं लिख रहे हैं यहां पर, तो इसका कोई मतलब नहीं है कि कोई और भी लिख रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप लोग यहां पर चाहें तो वो क्वेश्चन के आंसर ही पोस्ट कर सकते हैं। जैसे अभिषेक सिंह राजपूत जो है, जो मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं वीडियो के अंदर, उसके भी क्वेश्चन यहां पर कई बार पोस्ट करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है क्वेश्चन भी आप लोग पोस्ट कर सकते हैं, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, फालतू में वैसी बातें नहीं करनी है, उल्टी सीधी बातें करें, क्योंकि दुनिया भर के लोगों को मैं यहाँ पर ब्लॉक कर चुका हूं अब तक, ठीक है। आप लोगों को देखा, अगर लिस्ट किसी दिन दिखाऊंगा तो आप लोग देखोगे। रीजन क्या है, मैं चाहता हूं यहाँ पर एक अच्छा माहौल बना रहे। फ्री में है तो इसका मतलब ही नहीं कि कोई गंदगी फैलाएगा यहाँ पर, वो मैं नहीं होने दूंगा, ठीक है। आप भी मुझे मेल कर सकते हैं तुरंत अगर आप लोगों को कुछ ऐसा लग रहा है। फ्री का मतलब ये नहीं होता कि कुछ भी कर लो आके, ठीक है। तो यहाँ पर जो सीरियस बच्चे हैं उनकी बेसिकली स्टडी पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं, कई सारे बच्चे रेगुलर यहाँ पर अच्छे आंसर पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और फ्लो चार्ट में भी कई सारे, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर नरेंद्र के द्वारा फ्लो चार्ट बनाकर अच्छा आंसर दिया गया। ऐसा नहीं है कि आप लोग यही आंसर पोस्ट करने हैं, जो भी आंसर आप लोग लिख रहे हैं ना वही आंसर आप लोग पोस्ट कर सकते हैं। अपने ऑप्शनल का आंसर लिख रहे हैं वो भी पोस्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है कोई ग्रुप में अपना कि हाँ इस तरीके से, तो वो भी एक दूसरे का आंसर आप लोग एनालाइज कर ले कीजिए। अगर टेलीग्राम पर आप लोग नहीं है तो फेसबुक पर भी एक ग्रुप है, वहां पर ही पोस्ट कीजिए। और दोनों जगह पोस्ट कर लेना, जहां पर भी कोई आप लोग एनालिसिस कर ले अच्छी बात है, फेसबुक पर भी आप लोग पोस्ट कर लीजिए, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए है जिसकी एंजॉय कर सकते हैं। और वीडियो के नीचे कई सारे बच्चे जो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पोस्ट कर रहे हैं। तो यार ये देखिए, ये ना खुशकिस्मती है कि ऐसा अच्छा ग्रुप हमारा बना हुआ है। तो आंसर दिया करो एक दूसरे क्वेश्चन के, और अच्छा पार्टिसिपेशन रहेगा और काफी कुछ आप लोग एक दूसरे से जान पाओगे, ठीक है। तो ये बेसिकली चीजें होती हैं यार, एक अच्छा माहौल बनाते हैं अच्छे से, मुझे मजा आता है फिर पढ़ाने में भी। और जब फालतू की चीजें होती है तो फिर मैं भी फालतू में लगता है यार क्या ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब अच्छा सा लगता है तो अच्छी चीजें होती हैं सारी, ठीक है। जब आप लोग सिलेक्शन होता है, आप लोग मैसेज करते हैं सर सिलेक्शन हो गया, तो देखो कितनी अंदर से खुशी मिलती है, बाग हो जाता है, गार्डन हो जाता है दिल, वो वाली चीजें होती हैं। तो इस चीज को किया करो, ठीक है। आगे चलते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर बात करें, अगर करेंसी के इवोल्यूशन के बारे में बात करें, कहां से करेंसी निकल कर आई,
पहले टाइम पर जो गाय थी उसको हम लोग करेंसी मानते थे और बार्टर सिस्टम यूज करते थे। आप लोगों ने देखा होगा काऊ को करेंसी मानते थे। अगर आप लोग बेसिकली ऋग्वेद के बारे में बातें करेंगे, ठीक है, जो बेसिकली अगर पुराने टाइम के बारे में बातें की जाएंगी तो गाय को एक करेंसी की तरीके से ट्रीट किया जाता था। फिर आगे चल के गोल्ड जो है वो करेंसी यहां पर बन गया। थोड़ा आगे और चलेंगे तो मेटल का यूज करने लगे, सिक्के जैसे बनने लगे। फिर आगे चल के पेपर करेंसी स्टार्ट हो गई, जो कि नोट आप लोग देखते हैं। फिर आगे चल के प्लास्टिक करेंसी स्टार्ट होगी, जो कि प्लास्टिक कार्ड, एटीएम वगैरह आप लोग देखते हैं, एटीएम या फिर क्रेडिट कार्ड वगैरह। फिर आगे चल के इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट बैंकिंग वगैरह, यूपीआई, भीम, ये सब चीजें आप लोग की यूज हो गई। और अब यहां पर आ गई है क्रिप्टो करेंसी। तो ये ऐसे इवोल्यूशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि कैसे कैसे यहाँ पर ये चीजें बढ़ रही हैं, क्योंकि हवा में चीजें नहीं हो रही हैं, एक प्रोसीजर के थ्रू ही यहाँ पर ये चीजें बढ़ती हुई आगे चलती हैं। तो अगर आप लोग के माइंड में क्लैरिटी रहेगी तो आप लोग यहाँ पर समझ पाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर जो बेसिकली मुद्दा मैं आप लोगों को बताऊं, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि बात की जा रही है क्रिप्टो करेंसी को लेकर और इसी के साथ में यहां पर डिजिटल करेंसी को लेकर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये काफी प्यारा सा मुझे यहां पर ये एक पर्टिकुलर डिफरेंस आप लोगों के सामने दिखाने का मौका मिलेगा, तो इसको समझिएगा आप लोग अच्छे से। अभी यहां पर क्या है, दोनों को अगर डिवाइड कर देते हैं, डिजिटल करेंसी जो है वो फुल्ली सेंट्रलाइज होगी, यानी हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन है, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो डिजिटल करेंसी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करेगा, जबकि क्रिप्टो करेंसी जो है वो डिसेंट्रलाइज है, इसको कोई कंट्रोल ही नहीं करता है। कंट्रोल नहीं करता है, लेकिन समुद्र में अपने आप तैरते रहो, जहां जाना है अपने आप जाओ अपने हिसाब से, ठीक है। उस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके ऊपर कोई नहीं बैठा है, ना इसके ऊपर कोई इंटरनेशनल बॉडी बैठी है, ना कोई गवर्नमेंट बैठी है, ना कोई इंसान बैठा हुआ है। ये बिल्कुल ऐसे है कि अपने आप बनाओ और अपने आप इंजॉय करो, ठीक है। जैसे स्टूडेंट लाइफ होते हैं ना, अपने आप खाओ और अपने आप इंजॉय करो, ठीक है। ना घर वाला देखने आ रहा है आप लोगों, ना कोई आ रहा है, यारी दोस्ती में इंजॉय करते रहो, ठीक है। वो वाली चीजें अगर यहां पर बात करूं तो ये बेसिकली लीगल फ्रेमवर्क के थ्रू बाउंड रहती है, क्योंकि यहां पर जब भी डिजिटल करेंसी आएगी तो आरबीआई की रूल और रेगुलेशन आएंगे, उसके हिसाब से काम चलेगा, ठीक है। ये किसी भी लीगल फ्रेमवर्क की बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। ये खुला सांड है, जिधर चाहेगा उधर जाएगा, कोई इसको रोक नहीं पाएगा, वो वाली चीजें। ट्रांजेक्शन जो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये बेसिकली ये एक तरीके से एक इसकी प्रॉपर डायरेक्टरी रहेगी। अच्छा, इसको ये ट्रांजेक्शन कर दे, ये सारी चीजें, सब कुछ चीजें रहेंगी। हालांकि सीक्रेट रखा जाता है कि मैं किसको पैसे ट्रांसफर कर रहा हूं, मुझे कौन पैसे ट्रांसफर कर रहा है, ये सारी डिटेल जो है वो आप लोग के अकाउंट में आप लोग की रहेगी। जब भी आप लोग बैंक के अंदर जाते हैं पासबुक लेकर, तो उसमें आप लोग सारी चीजें एक तरीके से उसमें प्रिंट हो जाती हैं। पर लेकिन यहां पर ये ट्रांजेक्शन जो डायरेक्टरी है ये वर्चुअल रहती है, ठीक है। ये भी यहां पर आप लोगों को फिजिकल फॉर्म में नहीं देखने को मिलेगी। ये बोला गया कि इट इज नॉट इनक्रिप्टेड, ये इनक्रिप्टेड नहीं रहती है। जो पैसे हैं वो पैसे हैं आप लोगों के सामने, इसमें कोई इनक्रिप्शन देखने को नहीं मिलेगा, पर इसको इनक्रिप्टेड रहती है, हाईली इनक्रिप्टेड रहती है। तो इसलिए यहां पर ये कई बार ये बनाते हैं कि जो टेररिस्ट लोग हैं, ये सब जो लोग हैं, ये सारे इसको कई बार यूटिलाइज करते हुए नजर आते हैं। और आज की डेट में इसकी संख्या अगर आप लोग देखोगे, जो कि क्रिप्टो करेंसी है, वो लगभग 2 ट्रिलियन के करीब यहां पर बोला गया। 2 ट्रिलियन का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, हमारी कंट्री की जो जीडीपी है वो लगभग 3 ट्रिलियन के करीब है। तो 2 ट्रिलियन अगर यहां पर क्रिप्टो करेंसी हो रही है, तो आप लोग इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ग्लोबल लेवल पर क्रिप्टो करेंसी का मार्केट हो चुका है। तो अभी यहां पर जो मुद्दा राइटर के द्वारा बताया गया कि देखो, क्रिप्टो करेंसी में कई सारे इश्यूज देखने को आप लोगों को मिलते हैं, काफी ज्यादा वोलेटाइल है। वोलेटाइल मतलब ऊपर नीचे हो जाते हैं काफी ज्यादा, आज अर्श पे तो कल को फर्श पे। जैसे इलोन मस्क साहब के द्वारा बोला गया कि वो यहां पर पेमेंट लेंगे बिटकॉइन के अंदर में, तो जैसे इस इंसान के द्वारा ये बातें बोलेगी, बिटकॉइन जो है वो आसमान छूने लगा, लहराता लहराता चलने लगा। अगले ही टाइम इसने मना कर दिया तो धाम से नीचे पड़ा। सेम चाइना के द्वारा यहां पर कुछ ऐसी चीजें की गई। कोई एक कंट्री अगर ऐसी कोई हरकतें कर रही है, कोई एक इंसान ऐसी कोई हरकतें कर रहा है और उसकी वजह से ऊपर नीचे इतना ज्यादा यहां पर अगर प्राइस हो जा रहा है, तो आप लोग उससे अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बुरी कंडीशन देखने को मिल सकती है। मतलब समझिएगा थोड़ा, मान लीजिए आप लोग कल को बाहर से क्रूड ऑयल खरीद कर लेकर आते हैं, कच्चा तेल, ठीक है, और कच्चा तेल आप में किसी भी यहां पर डिजिटल करेंसी में से कच्चा तेल खरीदते हैं, इसको यूज करके बिटकॉइन हो गया या फिर ये सारी इथेरियम हो गया, ये सारी बेसिकली वर्चुअल करेंसी है, तो इनसे आप लोग यूज करते हैं। अब मान लीजिए आप लोगों को पेट्रोल का जो पेमेंट करना है, जो सॉरी क्रूड ऑयल का पेमेंट करना है, ठीक है, तो वहां पर $1 जो है यहां पर बेसिकली वो आप लोगों को पे करना है। तो $1 की मान लीजिए जो बिटकॉइन है, वो मान लीजिए 5 बिटकॉइन में $1 आता है। कल को चल के जो बिटकॉइन का प्राइस है वो पता चला ऐसा हो गया कि यहां पर ये 100 हो गया, यानी कि 100 बिटकॉइन में $1 आ रहा है। तो जिसका यहां पर ये कंडीशन देखने को मिलेगी, तो कितना ऊपर नीचे हो गया, पता चला कल को चलकर 1 बिटकॉइन $1 के बराबर हो गया। तो यहां पर लेन देन में इतनी गड़बड़ हो जाएगी जिसकी कुछ हद नहीं है, ठीक है। तो अगर यहां पर एक स्टेबिलिटी रहती है, जैसे कि कोई करेंसी है उसमें स्टेबिलिटी लाई जाती है सेंट्रल बैंक के द्वारा। मैंने बोला ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अभी यहां पर ये क्या करती है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। तो ऊपर नीचे जो भी यहां पर प्राइस हो रहा है उसको रोकने का काम इनके द्वारा किया जाता है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे पहली जो यहां पर जो इन्वेंशन किया गया था, तो ये याद रखिएगा, ये सतोशी नाकामोटो 2008 में इनके द्वारा कोई बिटकॉइन जैसी चीजें बनाई गई। इनको ये लगता था यार कोई ऐसी करेंसी होनी चाहिए जिसपे कोई कंट्री दादागिरी न चलाए, तो इनके द्वारा उस टाइम पर यहां पर ये बनाएगी। और ये बढ़ते बढ़ते ये ऐसी बड़ी रात दुगनी और फिर चौगनी, और कोविड-19 के टाइम पर इसको पंख लग गए, इतना हाई यहां पर आप लोगों को ये देखने को मिली। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगा यार ये तो कहानी खराब कर देगी हमारी, क्योंकि अगर कल को चल के सबको यहां पर बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहा है, बिटकॉइन यूज कर रहा है,
तो रुपी को बेसिकली यूज करना साइड में होता चला जाएगा। रुपी जो है एक तरीके से उसकी वैल्यू जो है वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में आप लोगों को चलती हुई नजर आएगी। तो इसने बोला बिटकॉइन को बंद कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आरबीआई ने बोला बिटकॉइन को बंद कर देते हैं कि मुझे ये पसंद नहीं आई चीजें, इसको बंद कर देते हैं, तो तुरंत जो है वो लोग जो है वो कोर्ट के अंदर पहुंच गए। कोर्ट के अंदर जाकर बोले यार ऐसे कैसे बंद कर सकते हो, क्यों? क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। आप लोग बोलोगे बिटकॉइन का बंद होना आपके फंडामेंटल राइट का क्या रिलेशन है, अभी समझाता हूं। जब आप लोग यहां पर व्यापार करते हैं तो यहां पर आर्टिकल 19 के तहत जब पार्ट 3 के अंदर आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा कि आप लोग जो है यहां पर आप लोग अपने अधिकार को, मूल अधिकार को यूज कर सकते हैं। इसके अंदर जो यहां पर जी नंबर का है प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशन, ठीक है, अपना कोई ऑक्यूपेशन करना, ट्रेड बिजनेस करना, ये तभी तो होगा जब आप लोगों को पैसा मिलेगा, आप लोग अपनी करेंसी को यूटिलाइज कर पाओगे। तो यहां पर अगर आप लोग करेंसी को यहां पर यूटिलाइज कर नहीं पा रहे हो, अपना बिजनेस नहीं चला पा रहे हो, तो उसके चलते यहां पर आप लोगों का व्यापार करने का तरीका ही ठप हो जाएगा, ट्रेड करने का, बिजनेस करने का तरीका ठप हो जाएगा। तो कोर्ट के अंदर गए बोले लोगों ने बोला हमारे फंडामेंटल राइट का हनन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बैन नहीं करना है, ठीक है, इसको आप लोगों को रेगुलेट करना है। तो इसलिए आप लोगों ने अभी देखा हमारी कंट्री में बजट जो सेशन निर्मला सीतारमन जी के द्वारा लिया गया, उस बजट सेशन में निर्मला सीतारमन जी के द्वारा क्या बोला गया, उनके द्वारा यह बोला गया कि अब जो है हमारे देश में अब से जो क्रिप्टो करेंसी है उसके ऊपर 30% का वो क्या करेंगे, टैक्स वसूल करेंगे। तो राइटर यहां पर मजा ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट को ये तो दिखाने की रेगुलेट कैसे करना है, सोचा कि चलो पैसे कमा लेते हैं, कम से कम अपने हाथ में पैसा रहेगा, अच्छे से यूटिलाइज तो कर पाएंगे। तो अभी यहां पर इनके द्वारा वो काम किया गया, पर मुद्दा क्या बन गया, अभी क्रिप्टो करेंसी जो है और यहां पर ये सारी चीजें जो है इस तरीके की ये करेंसी, ये बिटकॉइन वगैरह काफी ज्यादा यूज हो रहे हैं रसिया और यूक्रेन की वॉर में। एक दूसरे को पेमेंट करने के लिए यहां पर यूक्रेन भी काफी ज्यादा पैसा उठा रहा है यहां पर बेसिकली वर्चुअल करेंसी के थ्रू, ये बातें राइटर बोल रहे हैं। तो इसकी वजह से यहां पर इसकी डिमांड जो है मार्केट में और ज्यादा बढ़ गई है, और ज्यादा जब यूज होता है उसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ती चली जाती है। वही चीज अभी यहां पर देखने को मिल रही है। टोटल नंबर ऑफ लिमिटेशन जो थी यहां पर वो लगभग 21 मिलियन के करीब थी यहां पर, ठीक है, बात करें पर, लेकिन अभी यहां पर चीजें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। आज की डेट में अगर बात करोगे तो ये एक मार्केट बढ़ती जा रही है, काफी बड़ी मार्केट होती जा रही है, जिसके चलते लोग, जो गवर्नमेंट है ना अलग अलग देश की, उनके ऊपर ही प्रेशर पड़ रहा है कि बिटकॉइन को यूज करना पड़ेगा प्रेशर में आके, वरना प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा पहले ही बोल दिया गया था। यहां पर अगर बात करें कि यहां पर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी यहां पर जब ये सिडनी के अंदर एक सिडनी डायलॉग हुआ था, ये 17 से लेकर 9 नवंबर 2021 में, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर में है, ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के द्वारा ये चीजें की गई। उस टाइम पर यहां पर जब इंडियन टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन एंड रीवोल्यूशन के बारे में बात की गई, तो उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बोला गया कि इसके साथ में रिस्क एसोसिएटेड है, ठीक है, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग में यूज होती है, गलत तरीके से कमाए गए पैसे को वाइट करने का काम कर सकती है, इसी के साथ में इलीगल एक्टिविटीज को फाइनेंस करने में काम कर सकती है, यानी कि टेररिस्ट एक्टिविटीज को पैसा यहां से आ सकता है। तो मुद्दा ये रहा, जो सिडनी डायलॉग है यहां पर, ये उसमें जब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बातें रखी गई तो उसमें ये बोला है कि यार देखो, अगर आप लोगों को चीजें लेकर चलनी ना ढंग से, तो सबको साथ में लेकर आना पड़ेगा। और राइटर भी इस बात के ऊपर बोल रहे हैं अगर आप लोग कल को चलकर यहां पर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन वगैरह बैन करना है तो सबको साथ में आना पड़ेगा। कोई एक कंट्री बोल दे कि मैं बैन कर दूंगा और साइड में लेट जाए जाकर, वो पॉसिबल नहीं है। तो सबका साथ और सबका विकास वाला फंडा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, उसके बेस पर आप लोग यहां पर काम कर पाएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट यहां पर निकल कर आता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग कुछ याद रख सकते हैं। तो ये काफी एक चीज ऐसी है जिसको आप लोग एग्जाम में भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अभी यहां पर बात करें तो एनुअल जो समिट होती है साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को डिस्कस करने के लिए, तो उसका यहां पर पार्ट था। अभी यहां पर गवर्नमेंट डिबेट करती है सब आकर, तो ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के अंदर एक ऐसी समिट थी जहां पर कई सारी बातें जो है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर यहां पर बोली गई। पर राइटर सीधा सीधा ये बोले कि देखिए, अब आप लोग बोले इसको बैन कर देता, वो तो पॉसिबल नहीं है, पर जो डिजिटल करेंसी आप लोग यहां पर लेकर आ रहे हैं, उस डिजिटल करेंसी को आप लोग मेंटेन कर सकते हैं, उसको आप लोग कैसे यूटिलाइज करना है वो आप लोग कर सकते हैं। पर लेकिन अगर बोले क्रिप्टो करेंसी ही डिजिटल करेंसी है कि आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हम लोग तुमको डिजिटल करेंसी दे रहे हैं, कह रहा है भाई साहब ये तो बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। ये तो आप लोगों को बेसिकली बोलकर कि हाँ, एक तरीके से नहीं कि क्या बोला जाए कि बादाम बोलकर मूंगफली खिलाने वाली बात हो गई, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, वो दोनों अलग अलग चीजें, तो दोनों अलग अलग ही रहेंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंसी भी एक नाम की चीज होती है, तो वो एक अलग चीज है। तो क्रिप्टो करेंसी जो है वो वहां पर एक तरीके से सब मिलकर अगर बैन करे, सारे देश, यूएन के सारे मेंबर एक साथ आ गए और बोले अब से क्रिप्टो करेंसी यूज ही नहीं करना है, तो क्रिप्टो करेंसी की हालत खस्ता हो जाएगी, ठीक है। पर लेकिन अगर कोई बोले इंडिया यूज नहीं करना है, या कोई बोले पाकिस्तान, चाइना ये बोले यूज नहीं करना है, तो यार एक एक दुक्का से काम नहीं चलने वाला है। इसको अलग अलग इस तरीके से लेकर आप लोग नहीं चल पाओगे। तो आने वाले टाइम में यहाँ पर ये जो बैंक की जो करेंसी है, जैसे हमारी कंट्री की इंडियन रुपी है, तो बोला जा रहा है उसके ऊपर भी ये प्रेशर क्रिएट कर देगी, क्योंकि लोगों ने अगर बहुत ज्यादा स्केल पर यहाँ पर ये वर्चुअल करेंसी यूज करना स्टार्ट कर दी, और जैसे कर भी रहे हैं और उसी में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कर भी रहे हैं, तो आने वाले टाइम में हमारे ऊपर खस्ता हालत हो जाएगी कि हम लोग इसको कैसे लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहाँ पर, जो कि आप लोग समझ सकते हैं, कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। ओके, एक छोटा सा आर्टिकल है यहाँ पर, थोड़ा बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर
ये है बेसिकली किसके बारे में, जीएस पेपर 3 के अंदर साइंस एंड टेक से भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। 5G सर्विस को यूटिलाइज करने की बात अभी की जा रही है। देखिए कल को चलकर अगर कोई 5G सर्विस आप लोग लेकर आते हैं तो क्या करना पड़ेगा, उसके हिसाब का ढांचा बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप लोगों ने 2G लेकर आए, 3G लेकर आए, 4G लेकर आए। अभी जब जियो देश के अंदर में आया उसने क्या किया, अलग अलग जगह ढांचे क्रिएट किए, तो उससे क्या हो रहा था, उससे ये हो रहा था कि जगह जगह सर्विस प्रोवाइड कराई जाए। आप लोगों ने देखा फ्री में दे दी सर्विस, तो उस टाइम पर लोगों के नेटवर्क भी नहीं आ रहे, बीच बीच में फोन कट जा रहे हैं, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, क्यों, क्योंकि फ्री में मिल रहा है। अब मान लीजिए कि लोग पैसे देते हैं और उनके नेटवर्क चले जाए, तो भाई साहब लोग जो है सर पे आगे चढ़ जाए कि पैसा ले रखा है भाई साहब, ऐसे कैसे छोड़ देंगे, वो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि पैसा देने का मतलब है तुम सामने वाले के गुलाम हो गए, ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। यानी कि सामने वाला बोलेगा भाई साहब पैसे दे रखे, मेहनत की कमाई है, अब तो ऐसे तो होगा नहीं, ठीक है, तो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, अभी यहाँ पर अब नया ढांचा बनाना है, नई चीजें करनी है। जापान में, लंदन में, अलग अलग कंट्री में, यूएसए में ये भी 5G सर्विस जो है वो स्टार्ट की जा रही है, तो वहां पर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो कल को चलकर अगर हमारे देश में इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ तो कैसे काम चलेगा। तो अभी जो भी टेलीकॉम कंपनी है, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, ये आइडिया, वोडाफोन, ये सब हो गए, ये बेसिकली ये चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है अभी फिलहाल जो है थोड़ा सा खर्चा जो है हमारा कम करवाए, ताकि हम लोग चीजों को आगे स्टेब्लिश कर सके, ढांचागत विकास कर सके। तो अभी जब यहाँ पर स्पेक्ट्रम देने की बात है यहाँ पर, ठीक है, तो उस स्पेक्ट्रम में यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक थोड़ा सा चाल खेलने की कोशिश की कि नॉर्मली जो प्राइस होता है यहाँ पर जो उनके द्वारा रखा गया वो तो कम रख दिया गया जितना होना चाहिए, पर लेकिन ईयर जो है यहाँ पर जो नॉर्मली 30 साल के लिए होता था पहले, अब उसको 20 साल कर दिया, ठीक है। यानी गवर्नमेंट को लग रहा है बार बार अपना पैसा कमाएगी जब स्पेक्ट्रम बेचेगी। स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है मोटे मोटे तौर पर, जैसे आप लोग घर में सिग्नल आ रहे हैं, ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पर जो ये नेटवर्क आप लोग यूज कर रहे हैं, तो एक तरीके से स्पेक्ट्रम आप लोग यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट में बोला जाए तो थोड़ा सा समझने के लिए बेसिकली, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर बात देखें, पहले 1G आया, फिर 2G आया, फिर 3G आया, 4G आया, अभी 5G में 1 Gbps सर्विस देने की बात की जा रही है, गीगाबाइट, ठीक है। तो आने वाले टाइम में ये काफी ज्यादा फास्ट रहने वाला है, बहुत सारी चीजें आप लोगों को एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी इसमें। आने वाले टाइम में, मतलब कहने का मतलब कि वर्चुअल वर्ल्ड में आप लोग घुसने वाले हो, ऑटोमेटिक गाड़ी हो गई, ठीक है। इसी के साथ में जैसे सारी चीजें ऑनलाइन बैठकर आप लोग किसी के साथ में जूम पर बातें कर सकते हो, ठीक है। अपने आज के में सारी चीजें ऑनलाइन चल रही हैं। डॉक्टर की बात करें, प्रिस्क्रिप्शन आप लोग ऑनलाइन ले सकते हो, लेक्चर सारे आप लोग ऑनलाइन ले सकते हो। आज के में आप लोग किसी एरिया में जाकर, दिल्ली में जाकर वहां पर रूम लेकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कोचिंग आज के में आप लोग को ऑनलाइन चीजें प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। सारे इंस्टीट्यूशन, इवन डिग्री भी आप लोग ऑनलाइन ले सकते हैं। तो यहां से एक अंदाजा लगा सकते हैं किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, ये इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। 2016 के आसपास में आप लोग देखोगे, उससे पहले आप लोग जाओगे तो चीजें इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, पर लेकिन जैसे यहाँ पर जियो आना स्टार्ट हो गया, लोगों के पास में इंटरनेट आया और ये चीजें बढ़नी स्टार्ट हो गई, तो यहाँ से एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हो। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि फिलहाल के टाइम पर चीजें और ज्यादा बढ़ने वाली, तो गवर्नमेंट को थोड़ी सी रियायत देनी चाहिए, ये बातें कर रही है, वरना पीछे छूट जाएंगी चीजें अगर गवर्नमेंट ने रियायत नहीं दी, तो इसके चलते यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पर प्राइस कम कर देना और यहाँ पर टाइम रिड्यूस कर देना, तो ये तो कोई मतलब नहीं है। ये तो बिल्कुल वही हो गया कि पहले मान लीजिए जो पार्ले जी का बिस्किट आता था 5 रुपए का आता था, 10 या फिर 10 रुपए का लगा लीजिए, तो 10 रुपए का इतना बढ़ाता था। उन्होंने क्या किया, प्राइस तो 10 रुपए रखा पर लेकिन छोटा कर दिया, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत बात है, तो धोखे वाली बात हो गई यार, ठीक है। और मैक्सिमम कंपनी ऐसे कर रही है, लोगों की टेंडेंसी समझ गई कि लोग जो है प्राइस को लेकर सेंसिटिव है, बल्कि चाहे क्वांटिटी कम दे दो उनको, तो वो भी बेवकूफी समझ रही है लोगों की, लोग कितने बेवकूफ हैं, तो वही बेवकूफी के साथ में खेल रही है, मजे कर रही है जिंदगी के। तो ये बातें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पर रियायत तो देनी चाहिए, आप लोग की क्या रहे इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं कि आगे इसको कैसे लेकर चलना चाहिए। तो ये बेसिक एक मुद्दा आप लोगों के सामने निकल कर आ रहा है, आप लोग भी अपनी राय रख सकते हैं और राय रखने में कोई दिक्कत नहीं है, शर्माना नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर श्रीलंका के क्राइसिस के बारे में बात की जा रही है, इंडिया क्या सीख सकता है। तो चाणक्य वाली बात बोलती भाई साहब कि इंडिया क्या सीख सकता है दूसरी गलतियों से। तो देखिए सबसे सीधी बात तो यहाँ पर यह कि गवर्नमेंट की पॉलिसी जो होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि उनका एक लॉन्ग टर्म उनको पता होना चाहिए कि क्या क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। जैसे पॉइंट नंबर 1, इनके द्वारा क्या किया गया, स्टार्टिंग में दुनिया भर का उधार ले लिया। अब उधार देने के बाद में आप लोगों को रीपेमेंट भी करना पड़ता है ना, तो वो इनको समझ में नहीं आ रही थी। अब उसके ऊपर लोन चढ़ते जा रहे हैं, तो इनकी खस्ता हालत हो गई। तो इसे बोलते हैं कुछ भी कर लो जिंदगी में, 2 रोटियां कम खा लो, पर लेकिन उधारी की जिंदगी मत जीना, वरना श्रीलंका बन जाओगे। आगे से लोग ऐसे उदाहरण देंगे। पॉइंट नंबर 2 क्या हो गया, कोई भी काम जो है ऐसे नहीं करना है बस अफरा तफरी में करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करेंगे अपने देश में, इनऑर्गेनिक छोड़ देंगे सारी, एक तरीके से मतलब फर्टिलाइजर वगैरह सब बैन कर दिए। एग्रीकल्चर की कहानी खराब हो गई। ऑलरेडी कोविड-19 के चलते यहाँ पर इनकी कंट्री में टूरिज्म की कहानी खराब हो चुकी थी, टूरिज्म आ नहीं रहा था, जो कि 10% है इनकी इकोनॉमी का, वहां से खस्ता हालत हो गई। रही सही कसर एग्रीकल्चर ने पूरी कर दी। उन्हें कहते हैं कि जब इंसान जो होता है एक तरीके से जब दिमाग खराब होता है तो ऐसे ऐसे स्टेप उठाता है, ये चीजें देखने को मिलेगी। लोगों को बोला कि टैक्स कट कर देंगे, तो लोगों से टैक्स कम करना स्टार्ट कर दिया। टैक्स तो कम करो पर ऑल्टरनेटिव रेवेन्यू तो आप लोगों के पास में होना चाहिए। ऑल्टरनेटिव कमाई कोई है ही नहीं आप लोगों के पास में, टैक्स कम कर दो। तो भाई साहब क्या थाली लेकर सड़कों पे बैठोगे अब टैक्स मांगने के लिए, बातों से लोगों से भीख मांगोगे। भीख भी मांग ली इन्होंने, अपनी कंट्री के लोगों को ये बोल दिया उन्होंने कि जो बाहर से आ रहा है
वो क्या करे, अपने देश में बेसिकली जो डॉलर लेकर आया तो अपने देश के डॉलर जो है गवर्नमेंट को प्रोवाइड करा दे ताकि हम लोग अपना सामान खरीद सके। ऐसी ऐसी बातें बोलेगी। कई सारे देश के अंदर इन्होंने अपनी एम्बेसी तक बंद कर दी, ठीक है। तो यानी कि इनको लग रहा है खर्चा बहुत ज्यादा हो गया, एम्बेसी बंद कर देते हैं। ये छोटी छोटी चीजें, खाने के प्राइस भी जो है इतने महंगे हो गए कि लोगों के अंदर त्राहिमाम आ गया। डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पर बेसिकली खरीदने के लिए पैसा नहीं है, दवाइयाँ खरीदने के लिए, मतलब जो हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं है। टीचर ये बोल रहे हैं कि एग्जाम कैसे कंडक्ट करा दे, पेपर तक छापने के पैसे नहीं है, समझ रहे हैं। तो यहाँ से एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि कैसी कंडीशन है। बच्चे को माँ जो है वो दूध नहीं पिला पा रही है, ये समझ सकते हैं एक तरीके से। तो सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पर जा रही है। तो यही सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर इनको काम करना चाहिए, वरना कंडीशन और ज्यादा खराब होती नजर आएगी, ठीक है। बाकी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा मैं आप लोग को बता देता हूँ, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में जब आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पर देश के कई जगह इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। हालांकि इनका जो मैक्सिमम फोकस है वो हेल्थ के बारे में है, पर लेकिन आप लोग ये याद रखिएगा कि पॉलिटी जो है वो हमेशा इकोनॉमी की गार्जियन मानी जाती है, यानी कि इकोनॉमी का ध्यान रखने वाली। जिस देश में पॉलिटिकल सिस्टम सही नहीं है वहां की इकोनॉमी अच्छी आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसका वाइस वर्सा भी इतना ही खतरनाक है, जिस देश की इकोनॉमी सही नहीं है वहां का पॉलिटिकल सिस्टम अपने आप गड़बड़ा जाएगा। तो दोनों को मिलकर काम करना होता है, दोनों को बैलेंस बनाकर चलना होता है, वरना दिक्कतें देखने को मिलने लगती है। क्योंकि इकोनॉमी जैसे ही खराब होगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जॉब जाएंगी और भी कंडीशन देखने को मिलेगी, तो लोग सड़कों पर आएंगे और गवर्नमेंट की ऐसी की तैसी करेंगे, ठीक है। तो इसी के तरीके से आप लोगों के सामने सिचुएशन निकल कर आएगी, जैसा अभी यहाँ पर श्रीलंका में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। लोग सड़कों पर आ गए, प्रोटेस्ट करते करते कहानी खराब हो गई है। तो दोनों भाई जो है वो सदमे में आ गए, इनको कह रहे हैं कि तुम हरे बस की काम नहीं है, तुम छोड़ो और निकलो यहाँ से। तो अभी ये सिचुएशन है। तो इंडिया कितनी सारी चीज सीख सकता है कि पॉलिसी के जो मैटर है वो प्रॉपर लेकर हम लोग को चलने चाहिए। इसी के साथ में किसी की उधारी में नहीं जीना चाहिए। तो आप लोग भी सीख सकते हैं, इंडिया तो बाद में सीखेगा, पहले आप लोग सीखिए, ठीक है। कम्युनिटी के बीच में क्लैश, सिनेहाला कम्युनिटी और बुद्धिज्म कम्युनिटी के बीच में जो आप लोगों को क्लैश देखने को मिलता है। टेररिज्म देश के अंदर काफी ज्यादा देखने को मिला, आप लोगों ने देखा बॉम्ब ब्लास्ट में यहाँ पर काफी ज्यादा हुए थे, तो उसकी वजह से भी इश्यूज यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत सारे इश्यूज हैं यहाँ पर, इमरजेंसी देश के अंदर में लगे, तो इस तरीके से किसी कंट्री के ऊपर इतना डिपेंडेंट रहने से चाइना के ऊपर वो सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। अपनी कंट्री में अपनी इकोनॉमी को ध्यान में न रखते हुए मजे मजे में डिसीजन लेना, तो ये सारे इश्यूज आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं यार, कोई भी इग्नोर करने लायक इशू नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग समझिएगा, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये था पूरा आर्टिकल, आई होप कि माइंड में आप लोगों की क्लैरिटी आई होगी। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोगों के सामने। यहाँ पर आशीष मिश्रा जो है उनको बेल देने से मना कर दिया गया लखीमपुर खीरी केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और बोला गया कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को यहाँ पर चैलेंज करना चाहिए था जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा उसको बेल दी गई। यानी कि गवर्नमेंट जो है वो भी लापरवाही बरत रही है, जो भी यहाँ पर कमेटी बनाई गई थी उसकी पैटर्न फॉलो नहीं कर रही है, और ये गलत बात है। यहाँ पर जनता के सामने इंसान ऐसी हरकतें कर रहा है और उसको इस तरीके से छोड़ा जा रहा है। तो ये काफी बड़ा इशू बन गया था, जो कि समझना चाहिए। इन्फ्लेशन के बारे में सारी चीजें हम लोगों ने समझ ली डिटेल में, यहाँ पर कितना महंगा हो रहा है। और बाकी WPI CPI वाला लेक्चर आप लोग जरूर देखिएगा अगर लगता है तो, ठीक है। बात की जा रही है लाउड स्पीकर के बारे में कि मस्जिद के आसपास में बोला गया था कि लाउड स्पीकर बजाए जाएंगे, जब यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर में राज ठाकरे के द्वारा ये बातें की गई। तो बोला गया है यहाँ पर 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद में कोई भी हनुमान चालीसा नहीं बजाएगा 100 मीटर के दायरे में रेडियस के मोस्क के। तो ये शांति स्वभाव बनाने के लिए बात की जा रही है। याद रखिएगा यहाँ पर पार्ट 3 के अंदर, संविधान के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आप लोग को अधिकार है, आप लोग अपने रिलीजन की चीजों को फॉलो कर सकते हैं। तो ये बातें यहाँ पर, ऐसा नहीं कोई कुछ ऐसी हरकतें करेगा, तो ये बातें इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, प्रीलिम्स में भी आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। अभी हमारी कंट्री में 29th ऑफ आर्मी चीफ बनाए गए हैं, और जब क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम पर शायद 25th या फिर 26 चीफ थे जब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, प्रीलिम्स के अंदर में। तो 29th ये आर्मी चीफ है जिनका नाम आप लोग याद रखेगा, इनका नाम है मनोज पांडे, ठीक है। तो मनोज पांडे साहब जो हैं वो रिप्लेस करने वाले हैं जनरल मनोज नरवाने को, और हो सकता है आने वाले टाइम में नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी के बाद में खाली है पोस्ट, तब से लेकर यहाँ पर ये बातें चल रही है। 30 अप्रैल को ये अपना चार्ज लेंगे। तो ये हो गए आप लोगों के सामने नए आर्मी चीफ। नेवी और एयरफोर्स के चीफ कौन है उनका नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो होते हैं वो सबके ऊपर बैठते हैं, ठीक है। गुजरात के अंदर में एजुकेशन के ऊपर ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने की बात की जा रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो गुजरात में बड़े बड़े डेवलपमेंट करने की बात करें, खासकर तब से जब से आम आदमी पार्टी जो है उन्होंने चैलेंज कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो गुजरात के इलेक्शन में काफी घमासान होने वाला होगा, आप लोगों को देखने को मिलेगा। काफी कुछ गुजरात के अंदर देखेगा, क्या सिचुएशन निकल कर आती है तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। यहाँ पर जैसे ही WHO के द्वारा बताया गया इंडिया में इतने सारे लोगों की डेथ हो रही है, तो यहाँ पर कई सारे कमेंट निकल कर आ रहे हैं कि जो बातें यहाँ पर बोली जा रही है WHO के द्वारा, वो अपने हिसाब से बातें कर रहे हैं, हमारी मीडिया का नहीं है ये सारा जो भी डेटा है, ठीक है। तो वही है कंट्रोवर्सी, इसके ऊपर 40 से 50 शब्द आप लोग लिख सकते हैं अगर आप लोगों को लगता है तो, ठीक है। मेघालय और आसाम के अंदर बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था, उसको सेटल करने की बात की गई थी। तो मुद्दा ये निकल के आता है कि दोनों मिलकर सेटल करेंगे चीजों को, ठीक है। पर लेकिन अभी यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो उसको अपोज कर रहे हैं।
तो ये कई सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। बाकी ये बोला गया था 75वीं आज़ादी की सालगिरह हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सारे राज्य अपने बीच की लड़ाई को बंद करें, तो उसके ऊपर ये इशू था। ठीक है, तो चलिए जो भी है देखते हैं। ये आप लोगों के सामने आज का सुडोकू जो कि आप लोगों को समझना है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं ये दिए गए हैं बेसिकली भगत सिंह के द्वारा शानदार आंसर दिए गए हैं। इसी तरीके से आप लोगों को पार्टिसिपेट करते रहना है। बाकी जो एक आर्टिकल है, नेक्स्ट आर्टिकल जो आप लोगों से यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, बोला था ना वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगा, क्यों? क्योंकि कल शाम मैंने नैनो में पढ़ा है यहाँ पर, और कई सारे बच्चे बोलते हैं सर हिंदू को हिंदू रखिए, इसमें अगर नैनो में कोई चीज पढ़ा दी है, हम जो है नैनो नहीं देख पाते हैं कई रीजन की वजह से, जॉब कर रहे हैं या फिर क्लासेस चल रही हैं, जो भी चल रहे हैं, तो अगर हिंदू के अंदर कोई टॉपिक आता है तो आप लोग हिंदू के अंदर प्लीज उसको कवर कीजिए। ठीक है, तो ये टॉपिक है बेसिकली अफगानिस्तान के अंदर जो भी इशू चल रहा है, सॉरी अफगानिस्तान के अंदर नहीं, ये अभी गेहूं के क्राइसिस को लेकर, जैसे यहाँ पर गेहूं के बारे में बातें की जा रही है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर ये इशू है, वीट को लेकर कई सारी बातें की जा रही है। अभी अफ्रीका के अंदर लग रहा है कि भुखमरी आएगी उसको लेकर, तो उसी के बारे में पूरा आर्टिकल है। ठीक है, तो उसको कवर कर लेते हैं ताकि जिस किसी ने देखा था वो स्किप कर देना, इसलिए मैंने वीडियो के एंड में डिस्कस किया उसको। ठीक है, ये था आज का डिस्कशन, तो अच्छे से एंजॉय किया होगा। पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड करना, और ये डिस्कशन जो है आप लोग अगर चाहो तो आप लोग अपने हिसाब से इसको देख लेना। ठीक है, जो भी आर्टिकल रहा करेगा अगर कोई हिंदू के अंदर ऐसा है तो मैं वीडियो के एंड में उसको किया करूंगा, ताकि जिसको हिंदू ओनली देखना है उसका भी ना छोड़े, और जिसको लग रहा है पीआईबी या फिर उसको इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल नहीं देखने, तो आप लोगों की चॉइस है यार, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी जो पढ़ने वाले हैं वो तो रेगुलर दोनों देख रहे हैं, और जो कोई जिसको लग रहा है कि नहीं टाइम है, फिर भी अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये जो आर्टिकल है ये आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट नहीं है वैसे, पर पता होना चाहिए। यूके और रवांडा के बीच में भी असाइलम प्लान जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। मतलब पहले मैं आप लोगों को रवांडा लेकर चलता हूं, एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहां पर देख पाएंगे। ये आप लोगों के सामने रवांडा है, यहाँ पर अफ्रीका के अंदर एक कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। जब जूम कर आप लोग देखोगे तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने यहाँ पर। ठीक है, तो रवांडा और यूके आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर तो यूके कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो यूके के लिए आप लोग यहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, ये यूनाइटेड किंगडम हो गया, तो इनके बीच में आप लोगों को एग्रीमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो रवांडा बेसिक अपनी कंट्री यहाँ पर होगी, यहाँ रवांडा और यहाँ यूके। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट करे असाइलम को लेकर। ठीक है, किसी भी कंट्री में कोई असाइलम लेते हैं तो इलीगल तरीके से कई सारे रिफ्यूजी जो हैं वो यहाँ पर बेसिकली आज के डेट में यूके में जाकर रहते हैं, तो इनके बीच में एग्रीमेंट साइन किया जा रहा है। हो सकता है इंडिया के बीच में भी ऐसा एग्रीमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। तो इसके चलते दोनों कंट्री के बीच में जो भी इशूज हैं वो उनको सेटल डाउन करेंगे। असाइलम के जो भी इशूज हैं, कैसे कैसे लोगों को असाइलम प्रोवाइड कराना है, कैसे उनको रिटर्न करना है, तो यूके को द्वारा बोला गया कि वो पे करेंगे लगभग 120 मिलियन। ठीक है, ऑल द जो भी इकोनॉमिक कॉस्ट आएगी, ताकि अमाउंट जो है प्रोवाइड कराया जा सके माइग्रेंट के लिए, और वहां पर सेटल डाउन उनको किया जा सके। तो ये अमीर कंट्री जो है नहीं चाहती इनके देश में ज्यादा इस तरीके के लोग हैं, स्किल्ड लोग ही आए, इनका ये पर्पज रहता है। तो ऐसे स्टेप कई बार यहाँ पर उठाए जाते हैं। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग समझ सकते हैं, माइंड में कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए। आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन भी होंगे, उन क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा, इससे ये पता चलता रहेगा कि आप लोगों ने ढंग से सुना है या फिर बीच में झपकियां ले रहे थे। ठीक है, हालांकि इतना बोरिंग तो यार नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक ठाक ही पढ़ा लेता हूँ, काम चलाओ कि कम से कम झपकियां ना आए। ऐसा मत बोल देना कि हाँ सर नींद आ गई थी। ठीक है, तो मुझे कुछ और करना देगा, फिर मुझे सोचना पड़ेगा कुछ और कर लेना चाहिए अगर मैं सुला रहा हूँ आप लोगों को। एक बच्चा कह रहा है सर रात को नींद नहीं आ रही थी, आपका लेक्चर देखते देखते सो गया। उसने मेल किया, मैंने कहा यार ये क्या बात है, इतना बोरिंग पढ़ाता हूँ क्या? फिर कह रहा है कि नहीं सर आपकी आवाज़ सुनते सुनते सोने में मजा आता है, ऐसा लगता है लोरी सुना रहे हो। मैंने कहा ये अच्छा है, मैंने मम्मी बना दिया, मतलब मुझे लोरी गिला गिला के सुना रहे हो। चलिए सही है, अच्छे से एंजॉय कीजिए। आइए बात करते हैं, बात की जा रही है रसिया और यूक्रेन के बारे में। देखिए जब किसी दो इंसानों की लड़ाई होती है ना, तीसरे पर उसका इंपैक्ट पड़ता है। लगता होगा आप लोगों को नहीं पड़ता है, पर लेकिन पड़ता है। ठीक है, माहौल खराब हो जाता है। सोचो घर में दो इंसान की लड़ाई होगी तो घर का माहौल खराब हो जाएगा, जबकि दूसरे ने किसी ने लड़ाई भी नहीं की है, दूसरे शांति में थे, घर में 15 आदमी है, दो ने लड़ाई कर डाली, तो बची के 13 का दिमाग खराब हो जाएगा, फालतू में घर का माहौल खराब हो जाएगा। ऐसे ही दुनिया में अगर कहीं लड़ाई होती है तो एक जगह लड़ाई हो रही है, दूसरी जगह लोगों का दिमाग खराब होगा। और ऐसा ही दिमाग खराब अभी रसिया और यूक्रेन की लड़ाई को देखकर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। दुनिया में अगर बात करें, काफी गरीब ये कॉन्टिनेंट है, काफी गरीब कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहां से ऐसी भी खबरें आती हैं कि लोग कई बार जो क्ले नहीं होता है, जो मिट्टी एक टाइप में मिट्टी होती है जो, ठीक है, मुल्तानी मिट्टी टाइप का जो चीजें होती हैं, उनकी रोटियां बना बनाकर भी यहाँ पर लोग जो हैं वो खाते हुए कई बार पाए जाते हैं। ऐसी पिक्चर्स भी कई बार वायरल हुई है। तो आप लोग सोचिए, जब यहाँ पर लगभग मतलब बहुत सारी कंट्री ऐसी है जो रसिया से गेहूं खरीदती थी, और वो कंट्री जो है अब इनकी लड़ाई की वजह से गेहूं नहीं खरीद पा रही है। तो लग रहा है कि अफ्रीका के अंदर में कुछ और पाथ उनको अख्तियार करना पड़ेगा अगर अपनी जिंदगी को एंजॉय करना है। डाउन टू अर्थ में आर्टिकल कवर किया गया, बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, एक एक पॉइंट जो है वो क्रिस्टल क्लियर तरीके से हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये जो आर्टिकल है ये यूपीएससी प्रीलिम्स या फिर जीएस पेपर 3 में मेंस के अंदर इकोनॉमी का जो सेक्शन है वहां पर आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है कि दो कंट्री की लड़ाई हो गई है, उससे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, या फिर इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, या दूसरी दुनिया के जो देश है उनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है।
तो ऐसे क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे रसिया और यूक्रेन का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है गेहूं के सप्लाई में दूसरी कंट्रीज के ऊपर, यानी कि ये दो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं, तो दूसरों का गला क्यों सूख रहा है ये हम लोग समझेंगे। और ये जो बातें हैं, ये जो कहानियां मैं आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं, ये मेरी कहानियां नहीं है, ये है यूनाइटेड नेशन की कहानी। यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि सुनो गौर से दुनिया वालों, चाहे जितना जोर लगा लो, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को भूखा मरने से ना रोक सकेंगे हम। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो आज की डेट में गेहूं खरीदा जा रहा है, लगभग 25 देश ऐसे हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में जो खाना खरीद रहे हैं अपना, किससे? रसिया या फिर यूक्रेन से। आप लोगों को याद होगा, अगर याद भी नहीं है तो टेंशन नहीं लेने का है, आपुन है ना, आपुन नहीं मतलब मैं हूं ना, ठीक है, टपोरी वाली लैंग्वेज हो जाती है कभी कभी मूवी ज्यादा देखता हूं ना, कभी कभी निकल जाता है तो उसको पचा लिया करो। तो अभी यहां पर यह बोला गया कि अगर आप लोग अगर आप लोग यहां पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर अगर आप लोग जाओगे, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर यहां पर ये तो खरीद रहे हैं, पर लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं, यही खरीद रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में अगर आप लोग जाओगे यहां पर, अगर बोला जाए आप लोगों से, तो ऐसा नहीं कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कंट्री है बस, यहां पर आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगा कि ऑल ओवर वर्ल्ड में और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इनसे गेहूं खरीद रहे हैं। ठीक है, मैंने बताया था लगभग 25% गेहूं जो है दुनिया में, वो यूक्रेन और रसिया दुनिया को प्रोवाइड कराते हैं। यहां से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है यहां पर ये देश, और अगर इनके बीच में लड़ाई होती है तो कितनी बड़ी भुखमरी आ सकती है। जैसे बताया ना, 25 जो कंट्री ऐसी हैं जो व्हीट इंपोर्ट करती हैं रसिया और यूक्रेन से। ठीक है, और इसी के साथ में इस ग्रुप के अंदर में 21 इंपोर्ट की एक तरीके से बस गेहूं और रसिया से ही इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स है जो कि खाने का, और वही नहीं मिल पा रहा है, तो भूखा मरने की तो चांस बनेगी ही बनेगी। अब जो बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो सरप्राइज करने वाली हैं, आप लोगों के आंख कान और नाक खोलने वाली है, मतलब आंख और कान। ठीक है, नाक तो वैसे खुला रखना है वरना सांस नहीं आएंगी। ठीक है, टोटल बात करें ऑल ओवर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर 32% जो आज की डेट में गेहूं वगैरह जाता है वो रसिया से जाता है। यानी कि आज की डेट में अगर रसिया में गेहूं नहीं गया तो 32% पॉपुलेशन जो है वो भूख का शिकार हो जाएंगी, और बाकी का बचा कुचा जो कसर पूरी की जाती है वो यूक्रेन के द्वारा पूरी की जाती है यहाँ पर। तो लगभग 12% गेहूं जो है वो यहाँ पर यूक्रेन से जाता है। अब सोचो यहाँ पर रसिया और यूक्रेन के अंदर इतना सारा गेहूं जो है यहाँ पर वो बाहर की कंट्री में जा रहा है, और ये दोनों आपस में लड़ने बैठ गए, तो व्यापार तो ठप हो गया यहाँ पर एक तरीके से। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर थी, जब ये खरीदा करते थे गेहूं वगैरह तो फिर पैसा पे किया करते थे मैक्सिमम डॉलर वगैरह में। अब उसको भी यूज करने से मना कर दिया गया कई जगह यूएसए के द्वारा, तो वो भी दिक्कतें देखने को मिलती है। और देखिए रसिया ना हमेशा इन चीजों का फायदा भी उठाता है। रसिया क्या मतलब, कोई भी कंट्री फायदा उठाएगा अगर किसी कंट्री के ऊपर आप लोग इतना डिपेंडेंट रहोगे। इसका फायदा यूएसए उठाता है कई बार, इसीलिए बोला जाता है किसी भी इंसान या किसी भी कंट्री के ऊपर इतना डिपेंडेंट मत रहिए कि वो आगे चलकर आप लोगों का फायदा उठाने लगे और आप लोगों की मजबूरी बन जाए कि हाँ यार ये इंसान नहीं रहेगा जिंदगी में, तो मतलब जिंदगी जो है वो दर बदतर हो जाएगी। तो हमेशा कोशिश करो किसी भी इंसान के ऊपर बस इतना डिपेंडेंट रहो कि वो इंसान अगर एक बार को जिंदगी में से जाने भी लगे तो ये नहीं कि आप लोग बर्बाद होकर बैठ जाओ। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि अपने आप को कैसे थामना है, कैसे संभालना है, तो ये कम से कम आप लोगों को आना चाहिए। तो यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट को अब यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि रसिया के ऊपर कितनी डिपेंडेंट रखनी है, क्योंकि रसिया के ऊपर जो इनकी डिपेंडेंसी है वो रसिया को इनडायरेक्ट वे में बहुत फायदा पहुंचाती है। डायरेक्ट फायदा और इनडायरेक्ट फायदा। डायरेक्ट क्या है, रसिया को पैसा मिल रहा है जो कि रसिया की रिक्वायरमेंट है आज के डेट में अपनी चीजों को सपोर्ट करने के लिए। दूसरा इनडायरेक्ट फायदा यह कि यूनाइटेड नेशन के अंदर जब भी वोटिंग होती है तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कंट्री यहाँ पर दो काम करती है, या तो रसिया के सपोर्ट में करेंगी, और अगर रसिया के सपोर्ट में नहीं करनी है तो यहां पर ये क्या करेंगे, एब्सटेन हो जाएंगे, यानी कि उस पर्टिकुलर पार्टिसिपेशन ही नहीं करेंगे जो पर्टिकुलर वोटिंग मूवमेंट वहां पर चल रहा था। मतलब क्या हो गया, इनडायरेक्ट वे में रसिया को सपोर्ट कर दिया, जैसे कि इंडिया करता है नॉर्मली, आप लोगों ने कई बार देखा है। तो इससे बहुत ज्यादा फायदा यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसके बारे में आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यानी कि रसिया को काफी ज्यादा फायदा होता है यहां पर दो तरीके से, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। और इसके चलते अगर यहां पर जो गेहूं के बारे में बात करें तो कल को अगर यहां पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर गेहूं नहीं जा रहे हैं तो एक दिक्कत और देखने को मिलती है, यहां पर लोगों की डाइट का बहुत बड़ा पोर्शन यहां पर एक तरीके से खत्म हो जाता है, तो भूख मरने के चांसेस यहां पर और ज्यादा बढ़ जाते हैं। और कहीं ना कहीं कई बार तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो है वो गेहूं की वजह से हो जाती है। समझ रहे हैं कि खाना नहीं मिल रहा है, कि ये सरकार जो है खाना भी प्रोवाइड नहीं करा पा रही है, तो इस सरकार पर लानत है। तो ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कई बार कई सारे डिसीजन मेकिंग जो है वो यहाँ पर ऐसे ऐसे मुद्दों के ऊपर होने लगती है जब यहाँ पर देश की स्थिति खराब होने लगती है। श्रीलंका में देख लो आप लोग, यहाँ पर चाणक्य साहब ने बोला है दूसरों की गलतियों से सीखो। श्रीलंका ने आज के डेट में अपनी कंट्री की खस्ता हालत इतनी कर ली जिसकी कुछ हद नहीं है। तो ऐसे आने वाले टाइम में और भी देशों की देखने को मिल सकती है। तो इसके चलते अपने सारे जो अंडे हैं वो एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। ये कई बार आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, यानी कि टोकरी फूट गई, टोकरी गिर गई तो सारे अंडे फूट गए। इसका मतलब ये कि हमेशा थोड़ी थोड़ी चीजें अपनी जिंदगी में ऐसी रखो, जैसे पैसे होते हैं, ठीक है, एक बैग में कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, पूरे बैग में पैसे डाल रखे हैं, बैग चोरी हो गया, कहानी खत्म।
कम से कम 2-3 पॉकेट में थोड़े बहुत पैसे रखो, इतने तो कम से कम रखो यार कि जहां पर भी हो वहां से वापस घर आ जाओ, क्योंकि घर आने के बाद में तो फिर सारी समस्या दूर हो जाएगी। पर लेकिन घर आने के ही पैसे नहीं है तो ये काफी बड़ी समस्या हो जाएगी। तो एटलीस्ट इतना आप लोगों को अपनी जिंदगी में जो है वो काम करना पड़ेगा। तो डाइवर्स रखो अपनी चीजों को ताकि चीजें आप लोग ढंग से इंजॉय कर सकें। अगर बात करें आज के डेट में जो अगर जैसे कि सबसे ज्यादा जो गेहूं खरीदने वाला देश कौन सा है, मैंने आप लोगों को बताया था, तो वो देश भी आज के डेट में दूसरे देशों से गेहूं खरीदना स्टार्ट कर चुके हैं। अभी उसके बारे में आप लोगों से बातें करने वाला हूं। तो समझाने की कोशिश यहां पर सीधी सीधी ये की जा रही है कि इसको समझना पड़ेगा कि कहां कहां पर कितना गेहूं जा रहा है। अभी ये आर्टिकल न्यूज में किस लिए आया, एक तो ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में गेहूं की जरूरत है। तो फिर कौन बोलेगा, इंडिया बोलेगा मैं हूं ना, टेंशन नहीं लेने का। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा, आप लोगों को मैंने बताया था कि हमारी कंट्री के जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं यहाँ पर, बेसिकली कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब, उन्होंने बोला कि इजिप्ट को गेहूं हम लोग बेचने वाले हैं। आप लोग बोलोगे इजिप्ट को गेहूं क्यों बेच रहे हो, तो बड़े ही डिटेल में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था कि इजिप्ट के अंदर जो है दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं इंपोर्ट करने वाला एरिया है। यानी कि इजिप्ट दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं इंपोर्ट करता है। ये समझो ये गेहूं उगाते नहीं है, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। और यहां पर इसी के साथ में तुर्की भी इसी कैटेगरी में है। तो इजिप्ट ने अभी बोला है कि रसिया से तो वैसा माल पानी आ नहीं रहा है और भूखे मरने का हमारा कोई शौक नहीं है, तो क्यों ना हम लोग इंडिया से गेहूं खरीदना स्टार्ट कर दें। तो अभी इंडिया जो है वो गेहूं सप्लाई करने वाला है यहाँ पर इजिप्ट को। आप लोग बोले इंडिया के पास में इतना गेहूं है, हाँ भाई साहब, ऐसा कुछ हमारे देश में हुआ था जब क्रांति आप लोगों को देश में देखने को मिली थी। कौन सी क्रांति? जिसको ग्रीन क्रांति बोलते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। उसके बेस पर हमारे देश में जो है वो इतना गेहूं आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है कि आज की डेट में हम लोग अपना तो पेट भर ही पाते हैं, दूसरों का भी पेट हम लोग भर पाते हैं। जैसे हम लोग किस किस को एक्सपोर्ट करते हैं, तो टोटल मिलाकर बांग्लादेश को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, श्रीलंका को, यूएई को, फिलीपीन को, इसी के साथ में यहाँ पर इंडोनेशिया को। ये वो कंट्री है जिनका नाम आप लोग को पता होना चाहिए। इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि गेहूं जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन अभी बन गया है जो डिबेट का इंटरनेशनल लेवल पर। तो गेहूं का जो एक्सपोर्ट है कितना कर रहे हैं जून से जुलाई में, ये कोई नहीं पूछेगा आप लोगों से एक बार को, इनको इग्नोर कर सकते हैं, पर लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप लोग यहाँ पर स्टार लगा लेना, ठीक है। पर लेकिन दुनिया में हम लोग गेहूं एक्सपोर्ट जो है वो काफी कम करते हैं। उसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है? रीजन सीधा सीधा यहाँ पर यह कि आज की डेट में हम जैसे जो देश है वो पहले अपना पेट भर ले तो बड़ी बात होगी, दूसरे को तब सप्लाई करेंगे। तो इसके चलते हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारी है, तो हम लोग खुद अपना पेट भरने के लिए पहले काम करते हैं, उसके बाद में दूसरों को बेच पाएंगे। इसीलिए ओनली 1% हम लोग अपने पास में जो गेहूं है उसका एक्सपोर्ट हम लोग कर पाते हैं। तो ये काफी बड़ा मुद्दा आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी हम लोग इन चीजों की जो है बेसिकली एक तरीके से सोच रहे हैं कि कैसे चीजें यहाँ पर प्रोवाइड करानी है, पर लेकिन यहाँ पर एक इशू और हो जाता है। हम लोग अपने देश में जो है सस्ता खाना प्रोवाइड करा रहे हैं, फूड प्रोवाइड करा रहे हैं, उसके चलते WTO में हमारी वैसे ही खचाई होती है। अब आगे आने वाले टाइम में अगर हम लोग सेम पैटर्न में लगे रहे तो यहाँ पर जो वो कंट्री जो कि काफी ज्यादा गेहूं एक्सपोर्ट करती है, रसिया और यूक्रेन के अलावा, हमको WTO में खींच सकती है, ठीक है, कि इंडिया जो है इतने सस्ते लेवल पर यहाँ पर चीजें प्रोवाइड करा रहा है और यहाँ पर एक्सपोर्ट में अपना पैर जमा रहा है, तो ये इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोर्ट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है। तो ऐसी भी बातें सामने निकलकर आप लोग के आ सकती हैं। अगर यहां से आप लोगों के सामने कुछ बातें बताऊं, रसिया वर्ल्ड में बोला गया कि वन ऑफ द लार्जेस्ट वीट एक्सपोर्टर है, जैसे मैंने बताया, और रसिया यूक्रेन दोनों मिलकर 25% यहां पर दुनिया में वीट एक्सपोर्ट करते हैं। टॉप 5 एक्सपोर्टर कौन है, तो रसिया, यूएसए, कनाडा, फ्रांस और यूक्रेन। तो ये आप लोगों को यहां पर समझना है, जो कि सबसे टॉप कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब यहां पर और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जैसे आप लोगों को पता होनी चाहिए। इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसर है, ठीक है, पर लेकिन फिर भी हम लोग इतना बेच नहीं पाते हैं, तो ये दिक्कत है हमारे अंदर। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने ही देश में पहले अपने ही लोगों का पेट भरेंगे, बाद में बाहर देंगे, तो ये देखने को मिलेगा। पर लेकिन फिर भी हमारे कई सारे गोडाउन जैसे FCI यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर सड़ जाते हैं। हालांकि अब वो खबरें नहीं आती है, क्योंकि अब काफी ज्यादा हम लोग लोगों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे अफगानिस्तान में काफी ज्यादा हम लोगों ने सप्लाई किया। अभी यहाँ पर अगर बात करें तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हम लोग सप्लाई कर सकते हैं। इजिप्ट का न्योता हम लोगों ने ऑलरेडी ले ही लिया है कि भाई साहब तुमको खाना खिलाएंगे, भूखा नहीं मरने देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि समझिएगा। अब यहाँ पर तो ये इंटरनेशनल लेवल की हम लोगों ने बातें कर ली। यही बात है, आप लोगों से कोई अपने देश के बारे में पूछे तो आप लोग क्या बोलोगे, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है अबाउट, अगर बात करें यहाँ पर जो वीट के बारे में हमारे देश में, तो सबसे ज्यादा गेहूं कहां पर उगाया जाता है, जहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पर सबसे ज्यादा गेहूं उगाया जाएगा। ये याद रखने की ट्रिक है, ठीक है। ऐसा बेसिकली ये इस तरीके से, ताकि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए आ जाए तो कंफ्यूजन ना हो। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, पंजाब में दूसरे नंबर पर, हरियाणा तीसरे, मध्य प्रदेश चौथे, राजस्थान पांचवें, छठा बिहार, सातवां गुजरात। टॉप 7 कंट्री वीट प्रोड्यूसिंग, सॉरी टॉप 7 स्टेट वीट प्रोड्यूसिंग ये हमारे देश में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और यहां पर इस तरीके की सोइल पाई जाती है जहां पर गेहूं उगाया जा सके, ऐसा टेम्परेचर है जहां पर गेहूं उगाया जा सके, और गेहूं को हम लोग रबी क्रॉप भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को याद रखना है
कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से यहाँ पर पूछ ले जाते हैं कि ये जो गेहूं है या चावल है या फिर सरसों है या फिर कोई दूसरी फसल का नाम दे देंगे, ज्वार बाजरा मक्का, तो पूछ लेते हैं नॉर्मली कि किस मौसम में ये उगाई जाती है। और एटलीस्ट इतना आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर जिस एरिया में आप लोग रहते हैं, मान लीजिए आप लोग आज के में एक पर्टिकुलर राज्य से आते हैं, तो उस राज्य में कौन सी फसल उगाई जाती है और वो किस सीजन की फसल है। और अगर आप लोग किसान के परिवार से आते हैं तो आप लोगों को पक्का पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में ये क्वेश्चन टपक सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को अपने आप को हर एक लेवल पर तैयार रखना है, ठीक है। कुछ और बातें यहां पर इसके बारे में बात करूं, अगर अभी कई सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है वीट कल्टीवेशन को लेकर, जैसे कि माइक्रो मैनेजमेंट, अगर मोड ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में बात करें, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के बारे में बात करें, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में बात करें, ये कई सारे ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिसके बेस पर हम लोग काम करते हैं। मेन फूड क्रॉप जो है नॉर्थ इंडिया में और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में यहां पर नॉर्मली देखने को मिलती है, ठीक है। इसी के साथ में चावल के बाद में सबसे ज्यादा जो खाए जाने वाला दाना है, इनके अनाज है, वो है गेहूं, ठीक है। तो ये भी आप लोग यहां पर समझिएगा। अभी जैसे आप लोग देखते हैं कि यहां पर जैसे गेहूं हमारे देश में करते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों के खेतों में जो है अब की बार पैदावार कैसी हो रही है। तो अब की बार अगर बात करूं हमारी साइड में जो है गेहूं की जो पैदावार है एज कंपेयर टू जितनी होती है उसके कंपेयर में थोड़ी सी कम आप लोगों को देखने को मिल रही है, ठीक है। तो आगे आने वाले टाइम में दिक्कतें देखने को मिल सकती है, पर लेकिन मानसून का मौसम अच्छा बताया जा रहा है तो बहुत सारी चीजें प्रोडक्टिविटी में भी देखने को मिल सकती है। अलग अलग एरिया के ऊपर डिपेंड करती है कहां पर बारिश हो रही है कहां पर नहीं हो रही है, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज आप लोगों के सामने निकल कर आते हैं। तो यहां से कोई भी क्वेश्चन बने तो आप लोगों के माइंड में जितनी क्लैरिटी रहेगी उतना अच्छा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और जो मैंने बताया कौन कौन से रीजन हो सकते हैं, इनके नोट्स भी आप लोगों के सामने देखिए। मान लीजिए जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ ना, कई बार जैसे मान लीजिए मैंने किसी पर्टिकुलर स्लाइड पे काफी ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर उसके नोट्स भी आप लोगों को स्लाइड में मिल जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं हवा में बोल रहा हूँ, आप लोगों को नोट्स उसके सबके मिलते हैं ताकि पीपीटी में बैठकर आप लोग चीजों को रिवाइज कर सको, ठीक है। जैसे इजिप्ट के बारे में मैंने बात करी, तो ये आप लोगों के सामने कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पर कर रहे हैं। तो मेरा बेसिक पर्पज ये रहता है कि कल को लेक्चर अगर आप लोग बेसिकली थोड़ा रिवीजन करने के लिए बैठ रहे हो तो आसानी से चीजों को रिवाइज कर सको। तो सारी चीजें पीपीटी में मिलती है और पीपीटी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। ये स्टडी लवर वी टेलीग्राम चैनल है, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। और ये है यहाँ पर चैनल, ठीक है, लगभग 1.5 लाख के करीब मेंबर यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से जाकर पीडीएफ आप लोग पीपीटी जो है डाउनलोड कर लीजिए, अपने रिवीजन के लिए आप लोग इनको रख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक चीजें हैं यहाँ पर। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ऐसा कैसे चलेंगे भैया, पहले क्वेश्चन का आंसर तो दो, पढ़ाया इतनी मेहनत किया, अब आप लोगों के मजे नहीं लूंगा मैं थोड़े से, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पहले बात की जा रही है कि 2 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट है आप लोगों के सामने। इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये आप लोगों को बताना है। जी हाँ करेक्ट ही है, धोखा नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, इनकरेक्ट नहीं पूछा गया। तो बात की जा रही है कि अगर वीट के बारे में बात करें, जो वीट है वो एक रबी क्रॉप है हमारी कंट्री में, और यहाँ पर ठंडी में इसको बेसिकली खेतों में लगाया जाता है और गर्मियों में फिर इसको काटा जाता है, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर बताई जा रही है। पहली स्टेटमेंट में क्या सही है गलत है। दूसरे बोला गया पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर की आप लोगों को देखने को मिलेगी। तीसरा बोला गया जो इसकी मिट्टी है वो वेल ड्रेन्ड फर्टाइल लूमी और इसी के साथ में क्ले लूमी सॉइल होनी चाहिए, यानी कि जो नॉर्मली गंगा और सतलज वाले जो प्लेन वाला एरिया है वहां पर पाई जाती है, ठीक है। और इसी तरीके से जैसे ब्लैक सॉइल होगी रीजन डेक्कन के अंदर में, तो वहां पर ये खेती उगाई जा सकती है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया है 1 and 2, बी में बोला गया है 2 and 3, सी में बोला गया है 1 and 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो ये काफी एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप लोगों ने अभी पढ़ा है और उसके बारे में आप लोगों को आंसर पता होना चाहिए। और पिछले कुछ टाइम में ये आर्टिकल मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, अब दूसरा एंगल आप लोगों को इस आर्टिकल का आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या है यहाँ पर सही बताइए। आंसर बताने के बाद में आंसर देखना है, ठीक है। तो आंसर है सी सही। कैसे समझ लेते हैं, यहाँ पर ये सारा आंसर मैंने आप लोगों को बता ही दिया, यहाँ पर किस तरीके से किस एरिया में उगाई जाती है और यहाँ पर ये सारी बातें लिखी हुई हैं ऑलरेडी। तो कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, अगर डाउट रहेगा तो अच्छे से आंसर नहीं दे पाओगे, फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो इसलिए क्लियर करके चलना है, ठीक है। तो ये था टोटल आज का लेक्चर। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोगों ने एंजॉय किया है। पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना और बाकी मेरे साथ में आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं यहाँ पर ये सारे सोशल मीडिया हैंडल पर। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।